सीसीए कंडक्ट रूल की। ठीक है, हमारा रूल था सीसीए क्लासिफिकेशन कंडक्ट रूल्स 1965। यही रूल हमने पढ़ना शुरू किया था। इसमें हमने पीछे बहुत सारी बातें की, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील क्या है, और बेसिक बहुत सारे कंसेप्ट हमने पढ़े थे। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा भी था। सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। रूल नंबर 10 जो हमने कहा था सस्पेंशन है, हम लोगों ने सस्पेंशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ये आपका रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि कौन से रूल में सस्पेंशन आता है। कल की क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सस्पेंशन क्या है। टेम्पररी विड्रॉवल फ्रॉम सर्विस है। ऐसा नहीं है कि कोई पेनाल्टी है। विड्रॉवल फ्रॉम सर्विस है। आपको सर्विस से या ड्यूटी से, गवर्नमेंट ड्यूटी से, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो टेम्पररी फॉर द टाइम बिंग क्या कर दिया जाता है कि आपको हटा दिया जाता है। और इसके साथ साथ मैंने कहा था कि क्या होता है कि आपका रिडक्शन इन पे। पे मतलब क्या, आपको कुछ राइट छीन ली जाते हैं। पे के बदले सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। आपका पे नहीं मिल रहा होता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा होता है। प्लस आपके साथ क्या होता है, विड्रॉवल ऑफ राइट्स हो जाता है। ठीक है, विड्रॉवल ऑफ राइट्स। कुछ राइट्स जैसे मैंने पीछे बताए भी थे, इसके बदले मैंने कहा था क्या मिलेंगे आपको, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस, निर्वाह भत्ता। इसके पीछे का रीजन क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट ने गलती की है बट उसका फैमिली है, फैमिली सफर नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर डिपेंडेंट एक पूरा परिवार होता है, तो फैमिली सफर नहीं होना चाहिए, इसलिए सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। कल सस्पेंशंस के कुछ ग्राउंड को भी हमने पढ़ा था, जिसे हम रिपीट नहीं करेंगे आज के क्लास में। सस्पेंशंस होने के कुछ ग्राउंड आपने देखे थे। हमने कहा था कुछ ग्राउंड्स तो हैं जहां करना ही चाहिए, कुछ ग्राउंड है जहां पे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिशन हो जाता था कंपिटेंट अथॉरिटी का, कि भाई जो कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, या जिनको भी इस तरह का पावर दिया गया है, ये क्या करते हैं, इनकी डिस्क्रिशन पे भी था। आपने देखा था कुछ सीबीसी गाइडलाइंस वगैरह भी हम लोगों ने ऐसे केसेस में देखे थे कि भाई सीबीसी गाइडलाइंस में क्या कहा गया है। ये बातें हमने पढ़ ली थी, हम पढ़ के आगे निकल गए थे। इसके बाद हम लोगों ने कहा था डिम्ड सस्पेंशन के बारे में बात कर रहे थे। आज हम वही डिम्ड सस्पेंशन की तरफ चलेंगे। आइए अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं डिम्ड सस्पेंशन पे। देखिए डिम्ड सस्पेंशन क्या है। अच्छा, रीजन फॉर सस्पेंशन भी हमने बताया था, विद इन 3 मंथ्स आपको क्या रहता है, कम्युनिकेट करना रहता है। अब कल से जो हमने सस्पेंशन पढ़ा था, कल के लास्ट में, उसी से आगे बढ़ के हम चलते हैं अब डिम्ड सस्पेंशन। मतलब यहाँ पे सस्पेंशन का ऑर्डर इशू हो या ना हो, गवर्नमेंट को पता चले या ना पता चले, ये ऑटोमेटिक सस्पेंड मान लिए जाएंगे, ये डिम्ड सस्पेंडेड माने जाएंगे। याद रखिएगा। अब डिम्ड सस्पेंशन का मतलब क्या होगा, कौन कौन से कंडीशंस में होते हैं। ऐसे रूल्स के हिसाब से अगर आप इसे क्लासिफाई करें तो ऐसे 4 केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, अब देखिए। फर्स्ट जो केस बन सकता है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई है, उसका डिटेंशन पुलिस कस्टडी में या किसी वजह से उसका डिटेंशन क्या हो जाता है, एक्सीडिंग 48 आवर हो। एग्जाम में पूछेगा, धोखा देते हुए क्वेश्चन पूछेगा, एक्सीडिंग 48 आवर्स हो। 48 आवर्स एक्सीड होने पे ही तभी आप क्या करेंगे, कोई भी हो, क्रिमिनल चार्जेस लगा हो, अदरवाइज कोई कारण हो, डिटेंशन हो गया है और ये 48 आवर्स से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, किसी भी रीजन से हो, तो इनको क्या करते हैं, आप मान लेते हैं, चाहे ऑर्डर सस्पेंशन का इशू हो, बाद में इशू हो, कोई बात नहीं है,
डीम्ड टू बी सस्पेंडेड। कहां से मान लेते हैं आप इनको? डीम्ड टू बी सस्पेंडेड with effect from date of detention। जिस दिन से इनका डिटेंशन हुआ है उस डेट ऑफ डिटेंशन से इसको ऑटोमेटिकली सुओ मोटो डिम्ड सस्पेंडेड मान लिया जाता है। भले ऑफिस को बाद में पता चले, मान लीजिए कोई पकड़ा के चला गया, डिटेंड कर लिया गया, अब ऑफिस को तो बता नहीं पाया है, ऑफिस को पता कब चलेगा? बाद में पता चलेगा। बाद में फॉर कह सकते हैं कि ऑफिशियल जो पेपर्स कंप्लीट करने होते हैं उसके लिए ऑर्डर इशू करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक्सीडिंग 48 आवर्स है तो डिम्ड टू बी सस्पेंडेड वो माने जाएंगे। चलिए दूसरा कंडीशन है, क्वेश्चन हम आप लोगों के बाद में लेंगे। क्वेश्चन जो आप लोग बनाते हैं वो क्वेश्चन हो या यहाँ पे हो, जो भी हो, स्टडी मटेरियल आपको ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। स्टडी मटेरियल का एज वेल एज जो क्वेश्चंस हैं वो भी शेयर किए जाते हैं और जरूर बनेगा। क्वेश्चंस आप बहुत सारे बनाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आइए सेकेंड डिम्ड सस्पेंशन का क्या हो सकता है केसेस। देखिए किसी को क्या होता है, कन्विक्शन होता है, कोई सजा मिलती है जेल से, जेल जाने की कन्विक्शन होता है या सेंटेंस उनको किया जाता है, सेंटेंस्ड। कितना किया जाता है? कहते हैं इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा मिली है, इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, एक्सीडिंग 48 आवर्स, 48 घंटे से ज्यादा की इनको सजा मिली है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे अगर केसेस बनते हैं जहां पे इम्प्रिजनमेंट होता है तो गवर्नमेंट में भी अगर वो बहुत बड़ा ग्रेव मिसकंडक्ट है, गवर्नमेंट सर्वेंट का किसी का मर्डर कर दिया है, इस तरह का है, तो उसको क्या करते हैं कि रिमूवल कर देते हैं सर्विस से, डिसमिसल कर देते हैं। आपने देखा था ना कि 3 कंडीशन आपने पढ़ा था जहां पे क्रिमिनल कन्विक्शन है, याद है? हमने पीछे बताया था कि 3 कंडीशंस में एक्सेप्शंस थे जहां पे आपको इंक्वायरी करने, ये करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने क्रिमिनल कन्विक्शन, इनएक्सपीडेंसी और क्या था, इनप्रैक्टिकेबिलिटी। तो मान लीजिए उनको क्रिमिनल कन्विक्शन में अगर इम्प्रिजनमेंट हुआ है, इम्प्रिजनमेंट होने के बाद दूसरा कंडीशन में ये कह रहा हूं, इफ नॉट डिसमिस्ड, मतलब ऐसा नहीं किया गया, वो ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं था, या रिमूव्ड, अगर आप उनको निकाल दिए सर्विस से तब तो कोई बात ही नहीं है, या कंपल्सरीली रिटायर्ड, ठीक है, कंपल्सरीली रिटायर्ड, सीआर में लिख रहा हूं, मतलब कंपल्सरीली रिटायर्ड। ये तीनों अगर नहीं उनको, इफ नॉट डिसमिस्ड, रिमूव्ड या कंपल्सरीली रिटायर्ड फोर्थ विद, आप उनको तुरंत नहीं ऐसा कर देते हैं, फोर्थ विद रिटायर्ड नहीं करते हैं, मान लीजिए हटा दिए, तब तो डिम्ड सस्पेंशन का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो रूल अलग हो गया। लेकिन अगर नहीं हटाए, इफ नॉट, इसलिए मैंने लगा है इफ नॉट डिसमिस्ड, रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड फोर्थ विद, तो ये माने जाएंगे डिम्ड टू बी सस्पेंडेड, चाहे ऑफिस को बाद में भी पता चले, डिम्ड टू बी सस्पेंडेड, ठीक है, डिम्ड टू बी सस्पेंडेड। कहां से? विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, जहां से इनका डेट ऑफ कन्विक्शन है, जिस दिन इनको सेंटेंस हुआ है उसी दिन से ये डिम्ड सस्पेंडेड माने जाएंगे। इसमें एक बात आप नोट करके लिख सकते हैं, कई बार क्या होता है कि आपका केस चल रहा होता है, मान लीजिए कोई क्रिमिनल चार्जेज है, शुरुआत में इनिशियली आप कुछ समय के लिए जेल में रहे, मान लीजिए 24 आवर या 30 आवर्स आपने जेल में रहे, तो जो मान लीजिए बीच बीच में आप जेल जाते रहे, 2 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए डिटेंशन होते रहा, आपको डिटेन किया जाते रहा है, तो कहते हैं अगर इंटरमिटेंट पीरियड ऑफ कोई इम्प्रिजनमेंट है, इफ इंटरमिटेंट, बीच बीच में कभी कुछ हुआ है, इंटरमिटेंट पीरियड ऑफ डिटेंशन है,
पीरियड ऑफ डिटेंशन है अगर कुछ भी, तो उसको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर किया जाता है, टेकिंग इनटू अकाउंट, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। किसके लिए, किस पर्पस के लिए इसे ध्यान में रखेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग 48 आवर्स, जो 48 घंटे का आप कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आदमी पहले से 30 घंटे जेल जा चुका है, 30 आवर्स जेल जा चुका है। अब उसको इम्प्रिजनमेंट होता है 19 घंटे का या 18 घंटे 10 मिनट का, सपोज करिए। तो टोटल कितना हो गया, 30 घंटे प्लस 18, 48 घंटे से एक्सीड कर गया, 18 घंटे कुछ मिनट मैंने कहा, तो ये एक्सीड कर गया, तो 48 आवर एक्सीडिंग है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो वर्ड है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, मैं उसे अंडरलाइन कर देता हूं, एक्सीडिंग 48 आवर्स है। आपको क्वेश्चन में यही धोखा देगा, एक्सीडिंग 48 आवर्स है, और इस तरह से कैलकुलेट करके उनको हम डीम्ड सस्पेंडेड मानते हैं। आइए जरा सेकेंड केसेस के बाद हम थर्ड केसेस देखते हैं। थर्ड केसेस कहां से बनता है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पेनाल्टी लगती है। आज आप लोग पेनाल्टी भी हम लोग पहुंच पाएंगे। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर कोई पेनाल्टी लगती है, मान लीजिए पेनाल्टी है डिसमिसल का, रिमूवल का। अब देखिए, डी मीन्स डिसमिसल, आर मीन्स रिमूवल, या कंपल्सरी रिटायरमेंट का, कंपल्सरी रिटायरमेंट का। अब ये आदमी अगर डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनाल्टी लगी है, तो इस आदमी को क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, बोला जाएगा हाँ जी जाओ आप डिसमिस्ड हो गए सर्विस से। लेकिन अच्छा, ये क्या था, ये गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर पेनाल्टी लगती है, कहते हैं इम्पोज्ड अपॉन, सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं, इम्पोज्ड अपॉन गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। ये पहले से किस में चल रहे थे, सस्पेंशन में चल रहे थे। क्लियर, ये पहले से सस्पेंडेड थे, इंक्वायरी चल रही थी, पेनाल्टी लगती है, पेनाल्टी लगने के बाद इनको डिसमिसल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की मेजर पेनाल्टी लगती है। अब देखिए, इस तरह के पेनाल्टी लगने में ये आगे अपील करेंगे, ऑब्वियस है। अपील में जब ये जाते हैं तो कहते हैं ये जो पेनाल्टी ऑर्डर है, ठीक है, ये पेनाल्टी ऑर्डर क्या हो जाता है, अपीलेट अथॉरिटी उसे या रिव्यू में कहीं भी इस तरह से अब पेनाल्टी ऑर्डर क्या कर दिया जाता है, सेट असाइड कर दिया जाता है। मतलब कहा जाता है नहीं नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ है, आप इनको ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। सेट असाइड मैं लिख देता हूं, इन अपील हो या कहीं रिव्यू हो, ठीक है, किसी भी स्टेज में अगर ये कर दिया गया, मान लीजिए पेनाल्टी ऑर्डर को ही सेट असाइड कर दिया गया, तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्या होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट रिस्टेट हो जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट, अब जब मान लीजिए किसी का रिमूवल, डिसमिसल, एक मिनट रुकिए, मैं जरा साउंड आ रहा है कुछ, बंद कर देता हूं। गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर दिया गया, डिसमिस्ड कर दिया गया या कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया गया। ठीक है, अब ऐसे केसेस में अब वो सस्पेंडेड चल रहे थे, तो एक तो सस्पेंशन था प्लस रिमूव कर दिया गया, फिर मान लीजिए पेनाल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, अपील किया है या अपील रिव्यू, जो भी जैसा केस था, कोई भी केस हो सकता है। अब ये अपील करने में, अपील सुनने में कुछ तो समय लगा होगा, उनके पास 45 डेज का टाइम होता है अपील करने में, अपील करने में कुछ समय लिया होगा, कुछ समय अपीलेट अथॉरिटी डिसाइड करने में लिया होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि केस को जब अपील में कुछ हो गया तो अपीलेट अथॉरिटी कुछ ऑर्डर करते हैं, या तो दोबारा कहते हैं हियरिंग करो, कुछ भी करो, तो कहते हैं इन केस या ऐसे लिखें इसको, बेहतर ये रहेगा,
कि इफ, इन केस के बदले इफ छोटा वर्ड रहेगा। इफ केस इज सबमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी, कि भाई आगे जांच करिए, आपने इनका देखिए गलत हुआ इनके साथ, फर्दर इंक्वायरी के लिए भेजा जाता है, सबमिट किया जाता है। तो इस बीच का जो पीरियड है, कौन सा पीरियड? देखिए ये पीरियड वो पीरियड है जिस पीरियड में गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपील किया है। मान लीजिए अपील करने में 15 दिन समय लिया उन्होंने, अपीलेट अथॉरिटी ने 15 दिन का समय लिया, तो ये जो पीरियड रहेगा, ये पीरियड का क्या होगा, ये पीरियड कैसे ट्रीट होगा? कहते हैं ऐसे केसेस में, जो मैं इस साइड से लिख रहा हूं, चलिए यहीं लिखता हूं, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होगा, क्योंकि पहले से वो सस्पेंशन चल रहे थे, सस्पेंडेड चल रहे थे, तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन माना जाएगा डीम्ड टू बी कंटिन्यूड, डीम्ड टू बी कंटिन्यूड। कहां से माना जाएगा डीम्ड टू बी कंटिन्यूड? कहते हैं कि अपने फोर्स में डीम्ड टू बी कंटिन्यूड इन फोर्स। अब ये कौन से दिन से, देखिए मैं लिखने के लिए थोड़ा जगह ऊपर ले लेता हूं, मैं खींच के इसको ऊपर ले आता हूं। डीम्ड टू बी कंटिन्यूड इन फोर्स कहां से? कहते हैं ऑन एंड फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल सस्पेंशन ऑर्डर, ऑन एंड फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल, जहां से सबसे पहले सस्पेंड हुए थे, सस्पेंशन ऑर्डर। इसका मतलब, ठीक है, देखिए जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को आप एग्जाम्पल से समझिए, कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसी का एक एग्जाम्पल मैं रख लेता हूँ, एक एग्जाम्पल समझने में बेहतर रहेगा आपके लिए। एक एग्जाम्पल है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए सस्पेंड होता है, कौन से डेट से? मान लेते हैं 5 जनवरी 2025 को सस्पेंड हुआ, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होते होते उस पर पेनाल्टी लगी, मान लीजिए रिमूवल का, ये रिमूवल की पेनाल्टी लगती है उसके ऊपर, चलिए मान लेते हैं 10 मार्च 2025 को। क्लियर? अब यहां तक ये सस्पेंडेड था, फिर वो क्या करता है, अपील करता है, जाकर के वो अपील कर रहा है। अपील जब किया है तो अपील के बाद 10 मार्च को उसका रिमूवल हो गया। अपील के बाद जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर, जो पेनाल्टी ऑर्डर था, वो सेट असाइड होता है। कब होता है सेट असाइड? कहते हैं सेट असाइड होता है, इसका जो डेट है वो डेट है, मान लीजिए मैं मान लेता हूं 4 अप्रैल 2025। ठीक है, अब बताइए ये जो पीरियड है, इसमें कौन सा पीरियड? ये 10 से तो हुआ था रिमूवल, तो 10/3/25 से लेके और ये 4/4/25 तक का, ये पीरियड का क्या होगा? इस बीच में तो सर्विस में ही नहीं था, यही होगा डीम्ड सस्पेंडेड पीरियड। क्लियर है? डीम्ड सस्पेंडेड पीरियड। आप सब लोग लिखिएगा जरूर, आपका अपना नोट होना चाहिए। क्लियर है? और ये कहने का मतलब ये था कि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन कहां से इफेक्टिव हो जाएगा? 5/1/2025 से इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है डीम्ड सस्पेंडेड? आइए जरा थोड़ा जगह कम है तो बोर्ड को एक बार साफ भी करते चलें। हम देखिए पढ़ रहे थे सस्पेंशन में डीम्ड सस्पेंशन। तो देखिए ये 3 रीजन हमने पढ़ा था सस्पेंशन, उसमें हमने पढ़ा डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन में हमने
1 2 3 रीजन्स पढ़ चुके हैं, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चार्ट कंप्लीशन के लिए रख देता हूं। अब मैं फोर्थ रीजन पढ़ने जा रहा हूं। फोर्थ रीजन क्या है? मान लीजिए कोई आदमी, कोर्ट जाने की भी तो छूट है ना, हर किसी को क्या है, कोर्ट जाने की भी छूट है, कोर्ट जा सकता है उसके खिलाफ अगर रिमूवल डिसमिसल कुछ भी होता है। तो मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, इज अंडर सस्पेंशन, वो सस्पेंशन में चल रहा है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या लगता है, कहते हैं या चलिए अगर नहीं भी है, सस्पेंशन में था, वो तो हमने पीछे देखा, थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं और ज्यादा बेहतर कंडीशन समझ में आएगा। मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंशन में नहीं भी था, तो भी उसके ऊपर क्या लगती है, पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी लगती है। पेनाल्टी किस चीज का लगता है? तो कहते हैं रिमूवल का हो गया मेजर पेनाल्टी, जिसमें सर्विस से उसको जाना पड़ा, डिसमिसल का हो गया, या कंपल्सरी रिटायरमेंट का हो गया। तीनों में से कोई पेनाल्टी लगी, फाइनल डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग सब कंप्लीट हो गया है। सपोज कर लीजिए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पूरा कंप्लीट होने के बाद उसके ऊपर क्या हो गई, फाइनल पेनाल्टी इंपोज हो गई। अब ये कहते हैं ये कोर्ट जाता है, तो जो पेनाल्टी ऑर्डर है, ये पेनाल्टी ऑर्डर क्या करते हैं, कोर्ट सेट एसाइड कर देता है, कोर्ट भी इसे हटा सकता है बाय कोर्ट। कोर्ट कब जाते हैं, जब डिपार्टमेंटल सारे रिमेडीज एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या है, एक केसेस तो हमने देखा कि जब डिपार्टमेंट में अपील किए थे, ये किए थे, तब कैसे डिम्ड सस्पेंशन रहा। एक है कि रिमूवल डिसमिसल हो गया, फाइनल डिपार्टमेंट से पूरी तरह कंप्लीट हो गया, अब आपके ऊपर पेनाल्टी ऑर्डर लग गया, अब आप जाते हैं कोर्ट, कोर्ट सेट एसाइड कर देता है। एक बात याद रखिएगा, कोर्ट जब भी कोई ऑर्डर सेट एसाइड करता है तो ऑन टेक्निकल ग्राउंड करता है। ये टेक्निकल ग्राउंड क्या हो सकते हैं? ऑन टेक्निकल ग्राउंड, टेक्निकल ग्राउंड क्या हो सकते हैं? याद है कल आपने पढ़ा था आर्टिकल 311, जहां पे आपने पढ़ा था रिमूवल, डिसमिसल, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से दो बातें हमने पढ़ी थी कि रिमूवल या डिसमिसल जो है ये नॉट बिलो अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफिसर करेंगे। आपको याद होगा, नॉट बिलो दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी लेवल ऑफिसर। दूसरा हमने कहा था रिमूवल, डिसमिसल या रिडक्शन इन रैंक जब भी होगा तो हमने कहा था यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, हियरिंग अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। हियरिंग अपॉर्चुनिटी आपको उनको देना पड़ेगा। आपको उनको क्या, हियरिंग अपॉर्चुनिटी में मतलब आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। ये पूरे इंक्वायरी होना वाला जो सिस्टम होता है ये कंडक्ट किया जाएगा। अगर ये 311 कोई डिपार्टमेंट फॉलो नहीं किया है, ठीक है, अगर इसको वायलेट किया है तो कोर्ट टेक्निकल ग्राउंड पे भी कर सकता है, अदर ग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन एक मैंने उदाहरण दिया कि टेक्निकल ग्राउंड पे भी क्या कर सकता है, सेट एसाइड कर सकता है। अब क्या है, जब ऐसे मान लीजिए टेक्निकल ग्राउंड पता चल गया, टेक्निकल ग्राउंड पता चलने के बाद क्या होता है, कहा कि कोर्ट ने कहा ये सही नहीं, आपने इंक्वायरी नहीं किया, तो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के लिए डीए लिखते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या करते हैं, मैं इफ लगा देता हूं हर चीज, सपोजिशन इफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड्स, वो करते हैं कि भाई हम क्या करते हैं, टू होल्ड फर्दर इंक्वायरी। वो चाहते हैं कि भाई ठीक है, अगर कुछ हुआ है, गड़बड़ हुआ है, उसे हम सही कर दें, तो फर्दर इंक्वायरी फिर से किया जाए। एक तो वो कर सकते हैं, दूसरा कोर्ट का ऑर्डर मान लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, अब गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए कोर्ट गया, कोर्ट में तुरंत तो रिलीफ मिला नहीं, डिसमिसल रिमूवल मान लीजिए उसका मैं मान लेता हूं कि 4 जनवरी 2025 को ही क्या हो गया था, डिसमिस्ड हो गया था, ठीक है। अब कोर्ट से जो सेट एसाइड हुआ है ऑर्डर, कोर्ट का जो राहत आया है वो आया है मान लीजिए 15 मार्च 2025 को,
इस बीच का पीरियड क्या होगा? तो कहते हैं जो भी ऐसा पीरियड होगा, ऐसे पीरियड के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट को deemed to have been placed undeemed to have been placed under suspension, placed under suspension, ये डिम्ड सस्पेंशन है, ठीक है। कहां से? फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी, जहां से उनके ऊपर लगा था ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी, वहां से ही आपको, जैसे ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी क्या है, ये है 4/1/2025। तो इस दिन से लेकर के जिस दिन कोर्ट ने आपको सेट असाइड किया है ऑर्डर, ये पूरा पीरियड क्या हो जाएगा? डीम्ड सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? डीम्ड सस्पेंशन का पीरियड माना जाएगा। तो डीम्ड सस्पेंशन के जो 4 रीजन थे आपने देखा। पहला क्या था? डिटेंशन एक्सीडिंग 48 आवर्स, ठीक है, कितना? 48 आवर्स। इम्प्रिजनमेंट दूसरा था, क्या था? वो भी एक्सीडिंग 48 आवर्स, ठीक है। और थर्ड आपने देखा था कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर क्या होता है? रिमूवल डिसमिसल, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर रिमूवल डिसमिसल की या कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेनाल्टी लगती है, वो डिपार्टमेंट में ही अपील करता है। अपील में क्या होता है? ऑर्डर सेट असाइड हो जाता है, ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है। ये विद इन डिपार्टमेंट की बात है। तो इसमें भी आपने डीम्ड सस्पेंशन के केसेस देखे, ये 3 केसेस जो पहले पढ़े, ठीक है। और ये चौथा केस, जब डिपार्टमेंट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, फाइनल डिपार्टमेंट में कोई रिमेडियल नहीं बचा, तब वो गया कोर्ट। कोर्ट में जितना पीरियड लगा डिपार्टमेंट से निकाले जाने के बाद, वो पीरियड अगर वापस आता है तो वो डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। 4 केसेस आपको डीम्ड सस्पेंशन के याद रहेंगे। और याद रखिएगा हमेशा कि भाई अगर ऐसे 4 केसेस अराइज होते हैं, क्वेश्चन कुछ भी बनते हैं, आप कर सकते हैं 4 केसेस। चलिए अब इस पे इससे ज्यादा डीम्ड सस्पेंशन पे बात नहीं करेंगे। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो सस्पेंशन करते हैं, ये कल मैंने बात किया था, कौन करते हैं? आपने देखा था या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी करते हैं, ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेंगे, या आपने देखा था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी करेंगे। कल आपने ये भी पढ़ा था डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मोर देन 1 हो सकते हैं। कोई भी जो रूल 11 में पेनाल्टी लिखी हुई है, एक भी पेनाल्टी लगाने के लिए कोई एम्पावर्ड है तो उसको सस्पेंड करने का पावर है। देखिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अब मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर सेंस में आपको इन टर्म्स ऑफ रूल बताने जा रहा हूं, समझने के लिए तो मैंने बताया था। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी मान लीजिए लोअर लेवल ऑफिसर है, लोअर लेवल का मतलब सपोज करिए वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का जो हायर ऑफिसर होगा, मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसका सबऑर्डिनेट होगा, कहने को मतलब रूल के टर्म में वो भी आपको सस्पेंड कर सकते हैं अथॉरिटी टू विच, जिसके क्या है, टू विच अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है इज सबऑर्डिनेट। मतलब अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मान लीजिए आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी सपोज कर रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी हैं, तो आपको एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, मिनिस्टर, कोई भी आपको क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा था ग्रुप डी के केसेस में आपने देखा था कि मैंने कहा था अंडर सेक्रेटरी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज ऑल पेनाल्टी, तो सस्पेंड भी कर सकते हैं अंडर सेक्रेटरी। लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, ऐसे केसेस में हम सपोज कर रहे हैं
सारा कुछ उनको कर सकते हैं। ग्रुप सी ऑफिसर्स के केस में डिप्टी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर पेनाल्टी इंपोज करने के लिए एम्पावर्ड होते हैं, याद रखिएगा। तो वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, उनके ऊपर वाले कोई भी ग्रुप सी को सस्पेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, इसी को वर्ड जो रूल के लैंग्वेज में लिखते हैं कि टू विच अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के साथ साथ और भी अथॉरिटी, अगर किन्हीं अथॉरिटी को empowered किया गया है बाय स्पेशल ऑर्डर, एनी अदर अथॉरिटी, एनी अदर अथॉरिटी, क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? empowered in that behalf, empowered in that behalf बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोले तो हमेशा मिनिस्टर याद रखिएगा, बाय प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट खुद अपना एक्शन खुद से नहीं करते रहते हैं, तो प्रेसिडेंट हमेशा, अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद प्रेसिडेंट ही हैं तो ये इनके पास पावर है कि अपनी अथॉरिटी को किसी अथॉरिटी, नीचे वाले अथॉरिटी को एम्पावर्ड कर दें। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जो लोग विजिलेंस में डील कर रहे होंगे देखते होंगे, ग्रुप ए में नॉर्मली क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं डिसिप्लिनरी, मतलब उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी होते हैं और कई पेनाल्टी के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ग्रुप ए में नॉर्मली क्या रहेंगे? प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन मान लीजिए ग्रुप ए इतने ऑफिसर्स हैं, हजार हजार ऑफिसर हैं, इनके केस चल रहे हैं। अब प्रेसिडेंट के पास, मिनिस्टर के पास सारे केस अगर भेजते रहे, उनके पास समय नहीं है, वो डिलीगेट कर सकते हैं अपना पावर कि भाई एम्पावर्ड कर देते हैं इन बिहाफ में, सेक्रेटरी को भी वो पावर डाल दिए कि चलो भाई सस्पेंशन का पावर मैं आपको क्या कर रहा हूं, सस्पेंड करने का जो मेरा पावर है मैं आपको एक स्पेशल ऑर्डर से दे देते हैं या जनरल ऑर्डर से दे देते हैं कि आप भाई करिए, तो वो भी सस्पेंड कर सकते हैं। इसका मतलब आपको कौन कौन सा व्यक्ति सस्पेंड कर सकता है? एक इसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि मान लीजिए, अब मैं यहाँ स्टार लगा के लिख रहा हूं कि अगर ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो भी होता है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो इशू हो रहा है, किया गया है, मतलब सस्पेंशन किया गया है, ये जो है ऑथोरिटी लोअर देन, ऑथोरिटी लोअर देन दी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से कोई नीचे वाला कर रहा है। जैसे मान लीजिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट हैं, बट सस्पेंड करने के लिए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उनके नीचे सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कुछ भी है, लॉ फॉर्मेशंस के ऑफिसर हैं। ऐसे केसेस में आपको क्या करना पड़ता है कि तुरंत ये जो अथॉरिटी होंगे क्या करेंगे? फोर्थ विद, तुरंत ही फोर्थ विद सस्पेंड करके इंटीमेट टू या रिपोर्ट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इनको बताना रहता है। देखिए आप लोग सब जब यहाँ के सेक्रेटारिएट के फॉर्मेशन में हो, यहाँ तो मिनिस्टर बैठ रहे हैं, प्रेसिडेंट मिनिस्टर वही हो गए, इसमें ये भी बताएंगे फोर्थ विद इंटीमेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी एक्सप्लेनिंग सर्कुमस्टांसेस। कौन सा सर्कुमस्टांसेस था, कौन सा प्रॉब्लम ये विपत्ति क्रिएट हो गया, ठीक है, इन विच ऑर्डर इज मेड, इन विच ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर वाज मेड, पहले ही हो रखा है, बाद में रिपोर्ट करते हैं। तो किस कंडीशन में ऐसा किए हैं ये वो बता देंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को पता होना चाहिए कि उन्होंने जिस व्यक्ति को, जिस ऑफिसर को अपॉइंट किया है उसको किसी ने सस्पेंड किया है, तो ये बात उनको पता होना चाहिए, और वो भी नीचे के कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या जिनको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है। देखिए जब सबऑर्डिनेट ऑफिस का फॉर्मेशन देखेंगे, अटैच्ड ऑफिस का फॉर्मेशन देखेंगे, तो वहां पे लोअर लेवल ऑफिसर्स को ऑथराइज किया हुआ रहता है एक्शन लेने के लिए। अदरवाइज बहुत केसेस प्रेसिडेंट के पास ही आते रहेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए ऑथराइज किया हुआ रहता है, और यहाँ पे ये काफी ज्यादा काम आएगा। तो हु कैन सस्पेंड, आप क्लियर हैं? कहीं भी ऐसा देखेंगे, अगर लॉर आप डील कर रहे हैं, लॉर फॉर्मेशन के कोई ऑफिसर सस्पेंड किए हैं, तो आप देखेंगे कि भाई ये
रिपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया है। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी को नहीं किया गया है, तुरंत करेंगे। प्लस उनको ऑथराइज था कि नहीं था, ये सब चीजें आप चेक करेंगे। सारा कुछ आपको ध्यान रखना होगा। आइए अब जरा चलते हैं एक महत्वपूर्ण चीज पे, देखते हैं कि जो सस्पेंशन है ये कितने पीरियड के लिए हो सकता है। सस्पेंशन का रीजन तो आपने देखा था, 3 महीने में बताना होता है, 3 महीने के भीतर। मैंने कहा था सस्पेंशन का रीजन कितने दिन में कम्युनिकेट करना होता है, यह आपने कल भी बताए थे। रीजन बताएंगे गवर्नमेंट सर्वेंट को विद इन 3 मंथ्स या 90 डेज, विद इन 3 मंथ्स या 90 दिन, जो भी कहिए, ये बताना होता है उनको किसी भी हाल में। अब मान लीजिए सस्पेंशन का जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को, सस्पेंशन ऑर्डर को कौन इसको मॉडिफाई कर सकता है? कभी भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, यस हो सकता है। इसका मॉडिफिकेशन हो सकता है, इसको रिवोक किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो जो अथॉरिटी खुद सस्पेंड किया है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ऑथोरिटी जो क्या किया है, हु मेड दिस ऑर्डर या हु पास्ड दिस ऑर्डर, ठीक है, या इनका जो भी कोई बॉस होगा, मतलब टू विच ही और सी जो भी हैं इज सबऑर्डिनेट, जिनके ये सबऑर्डिनेट हैं, मतलब इनके जो सीनियर हैं, वो कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, ये एक बार में इसका एक मैक्सिमम एक्सपायरी डेट होता है। कहते हैं कि मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा ये 90 दिन तक के लिए ही जाएगा। मैक्सिमम 90 डेज वैलिड रहेगा। अनटिल और अनलेस, कितने दिनों तक के लिए सर एक बार का सस्पेंशन वैलिड रहेगा? अनटिल या अनलेस, जब तक क्या हो, मैंने कहा ना, मॉडिफिकेशन हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, रिव्यूड एंड एक्सटेंडेड बाय। एक्सटेंड कौन कर सकते हैं? तो एक रिव्यू कमिटी होती है, रिव्यू कमिटी। अगर जब तक इसको एक्सटेंड ना किया जाए रिव्यू कमिटी के द्वारा, अनटिल या अनलेस, तो मैक्सिमम जो इसकी पीरियड है, ये वैलिडिटी कितने दिन रहेगी एक सस्पेंशन ऑर्डर की? 90 दिन रहेगी। 90 दिन में ये ऑटोमेटिक 90 दिन के बाद अगर इसको रिव्यू करके एक्सटेंड नहीं किया गया है तो एक्सपायरी ऑफ 19 डेज पे ये ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। 19 डेज खत्म होते ही ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो एक सस्पेंशन ऑर्डर की वैलिडिटी कितने दिनों तक होगी? 90 दिनों तक, लेकिन कंडीशन है एक्सटेंडेड। अब जरा देखिए, एक्सटेंडेड, अगर एक्सटेंड किया गया तो कहा कि एक्सटेंशन जो भी रहेगा एट ए स्ट्रेच, एक बार आप बढ़ा रहे हैं अगर एक्सटेंशन एट ए स्ट्रेच जो रहेगा वो कितने दिनों के लिए हो सकता है? नॉट एक्सीडिंग, मतलब मैक्सिमम उतने दिनों के लिए हो सकता है 180 डेज। मतलब अब एक एग्जाम्पल देखिए बेहतर क्लैरिटी के लिए, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड होता है तो जो सस्पेंशन का ऑर्डर है पहला 90 डेज तक चला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 दिनों तक वैलिड रहेगा वो। 90 दिनों के बाद, मतलब इससे पहले ही आपको क्या करते हैं? रिव्यू और एक्सटेंडेड बाय रिव्यू कमिटी विद इन 19 डेज, विद इन 90 दिन। 90 दिन पूरा हो ही गया था तो खत्म ही हो जाएगा।
तो 90 दिन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक्सटेंशन होता है तो एक्सटेंशन ये मैक्सिमम फिर कितने दिनों तक के लिए हो सकता है, मैक्सिमम 180 डेज के लिए क्वेश्चन पूछता है। फिर आगे फिर रिव्यू करके फिर एक्सटेंशन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। 180 डेज ये आप कहिए एट ए स्टेज या एट ए टाइम, मैं इसमें दोनों वर्ड डाल देता हूं। एट ए टाइम क्या होगा, 180 दिन से ज्यादा का आप एक बार में एक्सटेंशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसी में कंडीशन जोड़ दूं, इफ नॉट रिव्यूड, इफ सस्पेंशन जो है नोट रिव्यूड, आपने रिव्यू ही नहीं किया, नोट रिव्यूड विद इन 19 डेज, विद इन 90 दिनों के भीतर आपने नहीं किया, क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिवोक्ड हो जाएगा। सस्पेंशन शैल नॉट वैलिड, जो सस्पेंशन है वो वैलिड नहीं होगा, शैल नॉट वैलिड। क्लियर कि 90 दिनों के भीतर उनको करना है, नहीं करेंगे तो सस्पेंशन वैलिड ही नहीं रहेगा, सस्पेंशन खत्म हो जाएगा और वो गवर्नमेंट सर्वेंट वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा ये रिव्यू जरूरी है, एक तो रिव्यू कमेटी करेगी रिव्यू, ये भी बात है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। ये जो मैक्सिमम 19 डेज मैंने कहा वैलिड होगा, इसकी वैलिडिटी, ये वैलिडिटी जो 90 दिन के लिए है, इसके एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे हैं, आइए जरा देखते हैं, जरा बोर्ड को एक बार साफ कर लें। एक्सेप्शंस को हम आगे पढ़ रहे हैं। देखिए, जो आपका सस्पेंशन था वो सस्पेंशन क्या था, वैलिडिटी उसकी एट ए वन टाइम अगर सस्पेंशन हुआ तो मैंने कहा कि अगर रिव्यू नहीं किया जाएगा तो 90 दिनों के भीतर तो खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने कहा था रिव्यू विद इन 90 डेज सस्पेंशन ऑर्डर का, ठीक है, रिव्यू विद इन 19 डेज। अदरवाइज क्या हो रहा था, सस्पेंशन क्या हो रहा था, शैल नॉट वैलिड नहीं रहेगा। यही बात मैंने कहा था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसके जो रिव्यू करना मतलब मैंडेटरी होगा, रिव्यू विद इन 19 डेज। लेकिन मैं इसके जो एक्सेप्शंस में बताने जा रहा हूं, एक्सेप्शंस का मतलब क्या, नो रिव्यू जरूरी होगा 90 दिनों पे। एक्सेप्शंस कहें तो नो रिव्यू ऑफ सस्पेंशन और सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन शैल बी नेसेसरी, यही कहने का मतलब हुआ, जरूरी नहीं होगा। कहां पे कहते हैं, कंडीशन ये है कि आपको देखना होगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, इफ गवर्नमेंट सर्वेंट कंटिन्यू टू बी डिटेंशन, वो डिटेंशन में पड़ा हुआ है, कंटिन्यू टू बी डीम्ड सस्पेंशन हुआ था, अंडर डिटेंशन, अगर वो डिटेंशन में ही 90 दिन से ज्यादा रह रहा है, एट ए टाइम ऑफ completion of 19 days, at a time of completion of 19 days period, जो ये 90 दिन का पीरियड पूरा हो रहा है उस समय क्या है, वो डिटेंशन में कंटिन्यू है, या इम्प्रीजनमेंट में भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे डिटेंशन के अलावे इम्प्रीजनमेंट अगर सजा हो रखी है तो, ठीक है, ये भी डाल देता हूं।
ऐसे केसेस में तो फिर आप बोलेंगे सर ये 90 दिन का रूल हम कहां से लागू करेंगे। ऐसे केसेस में क्या होता है, 19 डेज पीरियड जो काउंट किया जाता है, ये कैसे काउंट किया जाएगा, पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम, देखिए एक एग्जेप्शन ये क्यों बना ऐसा, विल बी काउंटेड फ्रॉम। अब इसमें कहां से है, दो कंडीशन बनते हैं। एक तो वैन कह सकते हैं जिस तारीख को गवर्नमेंट सर्वेंट रिलीज होता है, द डेट द गवर्नमेंट सर्वेंट क्या हो रहा है, रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी, ये रिलीज्ड हो रहा है उस दिन से काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें भी ट्विस्ट है, रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी। और अब गवर्नमेंट सर्वेंट जेल से आ गए हैं बाहर, लेकिन ऑफिस को बताए ही नहीं है, ऑफिस ऐसा होता था बार बार, तो इसमें कंडीशन लगा दिया गया कि जो ये फैक्ट है कि वो जेल से छूटे हैं, ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिलीज, ठीक है, क्या होता है, इनको इंटीमेट करना होता है कि जब जेल से छूट गए तो ऑफिस आएंगे ना, इंटीमेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो डेट रहेगा, इस डेट द फैक्ट ऑफ रिलीज फैक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रिलीज इंटीमेटेड टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ये दिस डेट से, इस डेट से कह सकते हैं, दिस डेट में आपको लिखने के लिए ऐसे लिख रहा हूं, दिस डेट जो है आपके लिए क्रूशियल होगा। और अब दो कंडीशन बन गए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छूटता है 10 मार्च को ही और आके बताता है ऑफिस में 20 मार्च को, तो इसमें है विच एवर इज लेटर, विच एवर इज लेटर, जो भी बाद का होगा, कंडीशन ध्यान रखिएगा, कहा गया विच एवर इज लेटर, मतलब जिस दिन वो इंटीमेट करते हैं या जिस दिन वो जेल से रिलीज होते हैं, जो भी बाद का डेट होगा उस डेट से फिर 90 दिन काउंट किया जाएगा उनके सस्पेंशन रिव्यू के लिए। जैसे मैंने कहा 10 मार्च को जेल से छूटे, 20 मार्च को ऑफिस में बताया, तो अब 20 मार्च से अगले 90 दिनों के भीतर का क्या होगा, सस्पेंशन रिव्यू कमेटी रिव्यू करेगी। अब मैंने कहा था, ये तो आपने एक्सेप्शन देखा, मैंने कहा था सस्पेंशन के लिए क्या होता है, रिव्यू कमेटी होती है। ये रिव्यू कमेटी क्या होती है, जरा देखें, रिव्यू कमेटी क्या होती है, कौन कौन से लोग रिव्यू कमेटी में होते हैं। सस्पेंशन को एक आदमी नहीं रिव्यू कर रहा होता है, एक सस्पेंशन के लिए, सस्पेंशन को ना स्पेरिंगली यूज करना है, मैंने कल भी बताया था। तो सस्पेंशन के लिए जो रिव्यू कमेटी है, वो रिव्यू कमेटी क्या है, देखिए रिव्यू कमेटी का स्ट्रक्चर बना होता है। रिव्यू कमेटी का स्ट्रक्चर कैसे है, देखिए अगर मैं कई 2-3 तरह के केस लेता हूं, अलग अलग केस, आपको समझने में आसानी होगी। मान लीजिए जहां पे प्रेसिडेंट इन्वॉल्व नहीं है, वैन प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का मतलब मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इज नॉट आइदर, न अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ठीक है, नॉर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, डीए लिखे तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ए लिखे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जहां प्रेसिडेंट कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे जो रिव्यू कमेटी होगी, ये रिव्यू कमेटी किस कौन कौन से लोग शामिल होंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा। जो भी वहां के डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट के अदर देन जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, प्लस अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अगर दोनों सेम है तब तो कोई बात ही नहीं, प्लस अदर ऑफिसर ऑफ सेम लेवल, अदर ऑफिसर ऑफ सेम लेवल, इनसे मिलकर के बना होता है रिव्यू कमेटी। केस 2 देखिए, केस 2 में मैं कहता हूं, अब आप इजीली समझ पाएंगे, जहां क्या है, प्रेसिडेंट ही
प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, अपीलेट ऑथोरिटी हैं। क्या है प्रेसिडेंट, अपीलेट ऑथोरिटी हैं। सॉरी, ये जो मैंने ए कहा ना, ये अपीलेट ऑथोरिटी है, मैंने अपॉइंटिंग बोलने की आदत थी, इसको नोट कर लीजिएगा। अपीलेट ऑथोरिटी विजिलेंस का मैटर है, तो अपीलेट ऑथोरिटी, डिसिप्लिनरी और अपीलेट ऑथोरिटी से हमारा मतलब है, अपीलेट ऑथोरिटी है। तो देखिए, जहां प्रेसिडेंट ना डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी थे ना अपीलेट ऑथोरिटी थे, ठीक है। जहां प्रेसिडेंट अब अगर अपीलेट ऑथोरिटी हो जाए, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी तो नीचे वाले कोई हैं, लेकिन अपीलेट ऑथोरिटी प्रेसिडेंट हैं, वहां पे जो रिव्यू कमेटी होगी, ठीक है, उस रिव्यू कमेटी का स्ट्रक्चर होगा, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी रहेंगे, ठीक है, प्लस 2 ऑफिसर रहेंगे, 2 ऑफिसर्स, कह सकते हैं लेवल ऑफ सेक्रेटरी हो, लेवल ऑफ सेक्रेटरी हो, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो। हम लोग एमओपी पढ़ेंगे, वहां पे देखिएगा कि जो एएस जेएस ये सब होते हैं सेक्रेटरी, उनके सबऑर्डिनेट नहीं होके ये उनके वर्क डिस्ट्रीब्यूशन को अलॉट किए रहते हैं। सेक्रेटरी का डिप्टी तो डिप्टी सेक्रेटरी होता है, ठीक। एक बात ध्यान रखना है, आइदर जैसे मतलब क्या हो कि जो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी हैं, ये जो भी ऑफिसर होंगे तो आइदर क्या होने चाहिए, इक्वल और हायर इन रैंक ऑफ, आइदर इक्वल और हायर इन रैंक ऑफ डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटा वाला होगा। डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी एडिशनल सेक्रेटरी हैं तो 2 ऑफिसर्स एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के होंगे, या नहीं तो सेक्रेटरी लेवल के होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के नहीं होंगे इस रिव्यू कमेटी में। आइए जरा केस 3 देखते हैं। केस 3 में कैसा सिचुएशन बन सकता है। केस 3, जहां प्रेसिडेंट ही खुद क्या है, प्रेसिडेंट ही क्या है, डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है, डीए है, वहां क्या होगा, रिव्यू कमेटी कैसी होगी। कहते हैं प्रेसिडेंट तो खुद आएंगे नहीं, मिनिस्टर साहब खुद बैठेंगे नहीं, तो कहा यहां पे जो रिव्यू कमेटी होगी वो कहा 3 ऑफिसर्स कर दीजिए। कितना आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। जहां प्रेसिडेंट का इन्वॉल्व है तो ऑफिसर को काम दे देते हैं। लेवल ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। कंडीशन वही होने चाहिए। कंडीशन क्या है कि ऑफिसर जो भी हैं, ऑफिसर हायर इन लेवल होना चाहिए। किससे, अब प्रेसिडेंट से तो ऊपर हो नहीं सकता, तो हायर इन लेवल ऑफ, प्रेसिडेंट तो सबसे ऊपर हैं, कहते हैं सस्पेंडेड ऑफिशियल, जिनका सस्पेंशन हो रखा है, उस सस्पेंडेड ऑफिशियल से हायर रैंक में होने चाहिए। क्वेश्चन कोई भी बने आप तुरंत कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, कहीं से भी तोड़ मरोड़ के रिव्यू कमेटी पे क्वेश्चन बनाएं, आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको मिलेगा भी जो हम भेजेंगे उसमें बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन। तो 3 ऑफिसर्स होंगे जिनका सस्पेंशन है, उनसे हायर लेवल के होने चाहिए। जहां प्रेसिडेंट क्या है, खुद डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है। जहां प्रेसिडेंट अपीलेट ऑथोरिटी है तो चलिए डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी तो शामिल होगा, 2 ऑफिसर्स लेवल ऑफ सेक्रेटरी एस जेस होगा, जो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी के ही रैंक का हो, उससे नीचे का आइदर हायर हो या उससे बराबर रैंक का हो। और जहां प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी लेवल पे, ना अपील उनके पास होगा, ना वो डिसिप्लिनरी ऑथोरिटी है, वहां डीए, अपीलेट ऑथोरिटी और अदर ऑफिसर ऑफ सेम लेवल। देखिए एक सवाल आ सकता है आपके मन में, कितने ऑफिसर, अगर डीए ए रहेंगे तो कितने ऑफिसर, हमेशा 3 रखते हैं, और में डिसीजन लेने में सुविधा होती है। जहां सेम भी रहेंगे वहां 3 रखने हैं। आइए आप चलते हैं, आपने सस्पेंशन के रिव्यू कमेटी को भी जान लिया, तो जरा मैंने कहा था कि उनको पे नहीं मिल रहा होता है सस्पेंशन के दौरान। सस्पेंशन के दौरान मिलेगा क्या उनको, अलाउंसेस, वो मिलेगा सबसिस्टेंस अलाउंस। तो अब सस्पेंशन के जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं, सबसिस्टेंस अलाउंस, इससे भी क्वेश्चन बनता है, उसको समझ लीजिएगा। देखिए
सबसे पहले सस्पेंशन, हम लोग सस्पेंशन में जो अब पढ़ने जा रहे हैं कि भाई सबसिस्टेंस अलाउंस, सबसिस्टेंस अलाउंस, ठीक है। सबसिस्टेंस अलाउंस क्या होता है? देखिए, जो भी सस्पेंडेड ऑफिशियल हैं, एकदम क्लियर समझिएगा, सस्पेंडेड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको नॉट पेड एनी पे नहीं दिया जाता है, नॉट पेड एनी पे, ये मैंने पीछे भी बताया था। तो पे के बदले इनको जो अलाउड होता है वो अलाउड होता है सबसिस्टेंस अलाउंस। अब ये सबसिस्टेंस अलाउंस जो अलाउड होता है, इसमें कितना पैसा उनको मिलेगा? कहते हैं कि ये जो होगा, जो HPL हाफ पे लीव में, हाफ एवरेज पे लीव में जो मिलता है, ठीक है, वही मिलेगा। इनमें जो सबसिस्टेंस अलाउंस होगा, ये सबसिस्टेंस अलाउंस रिव्यू भी होगा इसका 3 मंथ्स में, और ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में जो इनको मिलेगा वो क्या मिलेगा? रिव्यू से पहले अमाउंट इक्विवेलेंट टू कितना, कहते हैं सैलरी जो मिल रहा था ड्यूरिंग हाफ पे लीव, HPL में जो मिल रहा था। याद करिए, आपको HPL में प्लस जो पे मतलब बेसिक पे HPL वाला हो जाएगा, उस पर रहेगा DA मिलेगा आपको, ठीक है, DA देयर ऑन, DA देयर ऑन मतलब क्या, हाफ हो गया बेसिक पे आपका, हाफ बेसिक पे प्लस उसी पे DA फुल पे नहीं, हाफ पे ही मिलता है, याद रखिएगा। प्लस जैसे अब हाउस रेंट अलाउंस, अलाउंसेस जो भी हैं, HRA वगैरह फुल मिलते रहेगा, जो मिल रहा था एज ऑन डेट ऑफ सस्पेंशन वो मिलते रहेगा, ठीक है। फुल कितना, जो एज ऑन या कह सकते हैं प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन उनको मिल रहा था, ठीक है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन से पहले जो मिल रहा था वो मिलते रहेगा। तो इनको इतना जब नया नया होते हैं सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है, इस अलाउंस का रिव्यू होता है। जो सबसिस्टेंस अलाउंस है इसका हम रिव्यू करते हैं कि भाई इनको अब बढ़ाने की जरूरत भी है, कहते हैं आफ्टर 3 मंथ्स, जो 90 दिन का, अगर पहले देखना है क्या सस्पेंशन कंटिन्यू रहता है, 3 मंथ्स के बाद अगर सस्पेंशन 90 दिन से रिव्यू करके बढ़ा दिया गया है, 3 महीने के बाद इसे आप रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने में क्या हो सकता है, एंड में बी, मैं ऐसे जोड़ता हूं कि ये इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कैसे? कहते हैं अगर फैमिली का कंडीशन देखा जाएगा, क्या है नहीं है, इनकी जरूरत क्या है, ग्रेविटी क्या है मिसकंडक्ट का, इंक्रीज्ड बाय अप टू, मैं लिख रहा हूं अप टू मतलब 10%, 20%, कुछ भी बढ़ा सकते हैं, 50%, पेंडुलम की तरह है, अप टू 50%। किसका 50% बढ़ा सकते हैं? ब्रैकेट में क्लैरिटी के लिए एकदम रखिए कि जो भी कह सकते हैं ऑफ दी सबसिस्टेंस अलाउंस, जो भी उनको मिला है ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ, जो 3 महीने में आपको ये जो मिल रहा था HPL के बराबर, ये सब जो चीजें मिल रही थी, ये मैंने कहा जो आपको इतना सारा चीजें मिल रही थी, इसमें से HRA पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, इस पे इम्पैक्ट आएगा। एक्चुअल बेसिक पे मतलब बेसिक पे याद रखिएगा, पे बढ़ेगा, पे के आधार पे ही DA बनता है। तो इंक्रीज्ड
अप टू 50% है, मतलब 10%, 20%, 15%, 12, 11 जो भी बढ़ाना होगा वो बढ़ा सकते हैं। किसका? जो 3 मंथ में आपको मिल रहा था। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, रिड्यूस्ड बाय, अगर आपने सही से बिहेव नहीं किया, आपका लगा कि इनका तो बड़ा गड़बड़ सिचुएशन है, ये इंक्वायरी में भी मदद नहीं कर रहे हैं, अप टू 50%, कितना? 50%, वही किसका? ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। ये बढ़ भी सकता है। कहने का मतलब ये पेंडुलम की तरह है, जो सब्सिस्टेंस अलाउंस आपको ये मिल रहा था ये इंक्रीज भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी जा सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है 50% का ही पेंडुलम है, इससे कम का पेंडुलम नहीं है। इस बीच में कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर है सब्सिस्टेंस अलाउंस का? और ये जो रिव्यू रहेगा तो 3 महीने के लिए तो मिला ही है, सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए आपका रहेगा। आइए, सस्पेंशन में आपने देखा कि मिलने वाले पे को भी रिव्यू किया जाता है। अब हम लोग सस्पेंशन से कुछ चीजें देखते हैं। मैंने कहा था विड्रॉवल ऑफ सम राइट्स, मैंने कहा था पे नहीं मिलेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, वो मैंने बताया। अब मैंने कहा था विड्रॉवल ऑफ सम राइट्स हो जाता है, तो जरा विड्रॉवल ऑफ सम राइट्स पे अभी डिटेल बात करते हैं। मैंने उस वक्त बताते वक्त लीव का एक एग्जाम्पल तो दिया था, लेकिन अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो सस्पेंशन में आपने रिव्यू भी पढ़ लिया, सब्सिस्टेंस अलाउंस भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे विड्रॉवल ऑफ सम राइट्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्या होता है? फ्यू राइट्स, सारे नहीं छीने जाते हैं लेकिन कुछ राइट्स छीन लिए जाते हैं। दूसरा, हेडक्वार्टर क्या रहेगा, कहाँ पे वो रहेंगे? देखिए, हेडक्वार्टर जो होता है वो आपका जो लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी है जनरली वही रहता है, जहां पे आपको सस्पेंड किया गया है वही रहता है। अगर आपको चेंज कराना है हेडक्वार्टर से तो आपको क्या करना है? अच्छा, ये हेडक्वार्टर के बारे में क्लियरली मेंशन्ड इन सस्पेंशन ऑर्डर रहता है, होना चाहिए, कई बार छोड़ देते हैं। इन सस्पेंशन ऑर्डर, आप लोग जब भी सस्पेंशन ऑर्डर बना रहे हो तो उसमें हेडक्वार्टर क्या है ये एकदम क्लियर रहेगा। चेंज करते हैं अगर कोई फाइनेंशियली, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन चेंज, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपको चेंज करवाना है हेडक्वार्टर तो कौन चेंज कर सकते हैं? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन चेंज, लेकिन कैन चेंज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन ये कैसे कंडीशन में? जहां कुछ इस तरह का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो, नो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व। अब ऐसा नहीं है कि आपका इंक्वायरी चल रही है दिल्ली में, आप कलकत्ता हेडक्वार्टर बनवाना चाहते हैं, तो नो एक्स्ट्रा अगर एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व रहता है तो क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, अदरवाइज चेंज नहीं करेंगे हेडक्वार्टर। अब आपको मैंने कहा फ्यू राइट्स आपके छीने जाते हैं। फ्यू राइट्स में आपका लीव का राइट खत्म कर दिया जाता है। आप विदाउट परमिशन हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते हैं। हेडक्वार्टर को आपको कैन नॉट लीव विदाउट परमिशन। आप ऐसा नहीं कि कहीं चले गए, आप विदाउट परमिशन नहीं जाएंगे। जैसे आप सर्विस में हैं तो विदाउट परमिशन लेके कहीं जाते हैं, वैसे ही नहीं जाएंगे। आपका जो राइट्स छीन रहा है वो देखिए क्या क्या आपके राइट्स छीन रहे हैं। लीव आपका चला गया, एलटीसी, जब आपको लीव नहीं था, मैंने पीछे भी बताया था, एलटीसी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलेगा, फैमिली को मिलेगा। फैमिली अपना जो नॉर्म है एलटीसी का, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उनको यस रहेगा।
आइए जरा देखते हैं, अगर ये हाउस बिल्डिंग एडवांस मांगते हैं, HBA खुद अकेले नहीं रहेंगे ना, तो ये अलाउ है, HBA इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, HBA तो इनको मिल जाता है, HBA वगैरह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर ये अच्छा इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ये मिलते रहेंगे, बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है वो यस रहेगा, मिलते रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ACR लिख सकते हैं, जब काम ही नहीं किए हैं प्रैक्टिकली सोच के देखिए, इस राइटिंग ACR के लिए नहीं, कोई राइट नहीं है, काम ही नहीं किए तो कौन बताएगा। अगर इनको परचेज ऑफ कन्वीनियंस के लिए कुछ एडवांस चाहिए, एडवांस ये चाहते हैं कि हम एडवांस फॉर परचेज ऑफ कन्वीनियंस नहीं मिलता है, ये गाड़ी चढ़ के घूमेंगे, ये अलग बात है कि फैमिली भी घूमेगी, लेकिन इनको नहीं मिलता है। तो इस तरह के मतलब कुछ उनके ऊपर जो विड्रॉवल ऑफ फ्यू राइट्स हैं, मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे, कुछ राइट। अच्छा, इसका एक और असर होता है, जो सस्पेंशन है, अब देखिए इनके कौन से राइट छीन जाएंगे, प्रमोशन का क्या होगा। ठीक है, आइए जरा बोर्ड साफ कर लेते हैं फिर से, इसी बात को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि उनका जो सस्पेंशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है, सस्पेंशन के दौरान प्रमोशन का क्या रहेगा। प्रमोशन आएगा तो गवर्नमेंट सर्वेंट का, जैसे आपने देखा उनका राइट्स छीना हुआ था, विड्रॉवल था राइट्स का, विड्रॉवल ऑफ राइट्स, उसमें से आपने लीव वगैरह देख रखे हैं, लीव नहीं मिलेगा, LTC ये सब नहीं मिलेगा, इस तरह के आपने सारे देख रखे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रमोशन पे बात करेंगे। तो देखिए जैसे कि प्रमोशन में आए तो क्या उनको DPC कंसीडर करेगी? यस, कंसीडर करेगी, कंसीडर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, उनका अपार चेक करेगी, सब कुछ चेक करेगी, लेकिन उनके लिए रिकमेंडेशन तो देगी, रिकमेंडेशन तो आएगा, लेकिन वो आएगा सील्ड कवर। किसमें आएगा? सील्ड कवर में आएगा। सील्ड कवर में, अब ये सील्ड कवर में क्या होता है, इस पे एक्शन होगा, ये जो ऑर्डर है इस पे ये एक्टेड अपॉन होगा या एक्टेड अपॉन या नॉट एक्टेड अपॉन, ये मान लीजिए लोग फिट हैं प्रमोशन के लिए कि हाँ रिकमेंड किया गया, बट कहा गया है प्रोसीडिंग के बाद अगर ये एक्चुएट होते हैं, ये डिपेंड करता है आउटकम ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन आउटकम ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को क्या करके उस पे आउटकम है, अगर ये एग्जनरेट होते हैं, ठीक है, तो उनको मिल जाएगा। कई तरह के बने और भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में से ज्यादा नहीं जाएगा कि सर अगर मान लीजिए किसी का DPC रिकमेंडेशन आ गया और फिर क्या होता है, प्रमोशन ऑर्डर इशू होने से पहले पता चला कि ये सस्पेंड हो गए, तब क्या करेंगे। लास्ट में हम लोग आपके क्वेश्चंस में इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए भी स्पेसिफिक प्रोविजन बने हुए हैं। आइए जरा चलते हैं रिकवरीज पे, अब चलते हैं कि सस्पेंड हो गया है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं रिकवरीज से, याद रखिएगा ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो रिकव उनको मिल क्या रहा है, सस्पेंशन है गवर्नमेंट सर्वेंट का, ठीक है, किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का क्या है, सस्पेंशन हो रखा है, सस्पेंडेड है। सस्पेंशन में मिल क्या रहा था, उनको मिल रहा था पे के बदले सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस में क्या क्या उनसे रिकवरी हो सकती है, रिकवरीज। जैसे देखिए
क्या क्या रिकवरी हो सकती है। मैं 3 कॉलम बनाता हूँ। कुछ रिकवरी का मतलब क्या है, जैसे सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन कटना है, ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है। मान लीजिए कुछ उनके लोन के लिए, वो सोसाइटी के लोन के लिए दिए हुए थे, जीपीएफ में कंट्रीब्यूशन कटवा रहे थे, क्या क्या होगा। मैं पहले कह रहा हूं कंपल्सरी डिडक्शंस, जो कटेंगे ही कटेंगे, कंपल्सरी डिडक्शंस सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। एक है डिडक्शंस कर तो सकते हैं, डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ये उनके ऊपर ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एट द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा। थर्ड है कि डिडक्शन जो है प्रोहिबिटेड है, मतलब डिडक्शन क्या होगा, अलाउ नहीं होगा, डिडक्शन नॉट टू बी मेड, वो चाहेगा तब भी हम नहीं करेंगे, ये डिडक्शन नहीं किया जाएगा, प्रोहिबिटेड है। जरा देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सा डिडक्शन रुक जाएगा। सबसे पहला लॉस होता है उनका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन। जो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन उनका कट रहा था, वो जीपीएफ सब्सक्रिप्शन कटना उनका क्या हो जाता है, रोक दिया जाता है। अब वो जीपीएफ में पैसा डालते हैं, जीपीएफ का रेट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स समय समय पे जारी करते रहती है, आप देखते हैं क्या इंटरेस्ट मिलेगा और उससे उनको बेनिफिट रहता है। लेकिन अब उनका जीपीएफ सब्सक्रिप्शन रुक जाएगा, वो नहीं कटेगा क्योंकि सस्पेंडेड है, पे नहीं मिल रहा है, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है। देखिए अगर कोई अमाउंट ड्यू था, अमाउंट ड्यू टू बी कोर्ट अटैचमेंट, ये क्या है, इसको समझिए जरा, कोर्ट अटैचमेंट क्या है। मान लीजिए आपने किसी का सोसाइटी लोन में गारंटर बने हुए थे या होम लोन में गारंटर बने हुए थे, वो आदमी डिफॉल्टर्स हो गया, बैंक या सोसाइटी जहां से भी लोन लिए गए थे लीगल प्रोसीडिंग में गई और हुआ कि गारंटर से वसूली कर लिया जाए, तो कोर्ट ने आपके ऊपर मान लीजिए लगा दिया कि हर महीने इनके सैलरी से काट करके 10,000 रुपये भेजते जाओ। अब चूंकि अभी आपको पे नहीं मिल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर में होता है पे से मिलेगा, तो ऐसे अमाउंट कटना बंद हो जाएगा। कोर्ट को बता दिया जाएगा कि भाई सस्पेंड है उनको, या जो सोसाइटी का है तो उसके रजिस्ट्रार को बता दिया जाएगा कि सस्पेंड है, ठीक है, इसलिए ये अमाउंट अभी नहीं जाएगा। तो अमाउंट ड्यू टू बी कोर्ट अटैचमेंट, ये भी कटना रुक जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ गलत किया था, कुछ पिकुनियरी लॉस किए थे, पेनाल्टी में आपसे रिकवरी हो सकती है, रिकवरी ऑफ लॉस टू दी गवर्नमेंट। अगर आपने गवर्नमेंट का कोई लॉस किया है तो उस लॉस के लिए जो रिकवरी हो रही थी, उस रिकवरी को आपके पे से करने का ऑर्डर था, पे से करने का ऑर्डर था, तो उस रिकवरी को तो उसमें से आप पे से रिकवरी करेंगे, पे के अलावे कहीं रिकवरी नहीं करेंगे, अभी आपको पे नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लॉस रिकवरी रुक जाती है। 3 चीजें हैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। देखिए ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट पे क्या क्या छोड़ा गया। जैसे मान लीजिए कोई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो अपने सैलरी से फिक्स किए हुए थे कि भाई हम काट के भेजते जाना, तो वो रहेगा। मान लीजिए अपने डिस्क्रिप्शन देंगे कि नहीं मेरा चलते रहना चाहिए। दूसरा था कोऑपरेटिव सोसाइटी का लोन लिए थे और उसको बोले थे कि हम लोन आपको सोसाइटी सैलरी अकाउंट से ही कटवा के दे रहे हैं, तो अमाउंट ड्यू टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप लोग लोन लेते हैं, इस तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप कटवा रहे थे, अपना कटवाइए, आप अपना उसमें सर्वाइवल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने जीपीएफ से कुछ एडवांस लिया था और जीपीएफ एडवांस को आप रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड ऑफ जीपीएफ एडवांस जो है
ये अलाउ है, ये आपका ऑप्शन पे है कि मतलब अगर आप चाहते हैं कि जीपीएफ में आपका जो पहले से वापस ले रखे हैं वो रिफंड आप दे दें, तो वो अलाउ रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन पे। अब क्या क्या चीजें हैं जो कंपलसरी डिडक्शंस हैं, जरा देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, पूछते हैं एग्जाम में, चुनने के लिए आएगा। ये हैं कंपलसरी डिडक्शंस में आपके ऊपर जो भी पैसा मिल रहा है उस पे जो इनकम टैक्स बन रहा है, ये तो सरकार छोड़ेगी नहीं, किसी भी हाल में पैसा तो ले लेगी। अगर आप गवर्नमेंट क्वार्टर लिए हुए हैं तो जो आपका हाउस रेंट या लाइसेंस फी है, ठीक है, कट रहा है, हाउस रेंट या लाइसेंस फी, या कोई आपने तोड़ फोड़ किया, जीपीआरए रूल में पढ़ेंगे, या एलाइड चार्जेज है, कुछ भी वहां पे देखेंगे कुछ रहते हैं, तो वो एलाइड चार्जेज ये आपसे कटेगा ही कटेगा। सी नंबर देखिए, अगर गवर्नमेंट से कोई लोन लिए हैं, लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आपने कोई लोन लिया है, इसकी रिकवरी एचबी हाउस बिल्डिंग एडवांस है आपका, तो ये आपका कटते रहेगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट कर दिया गया है कि जो रेट ऑफ रिकवरी रहेगी, ठीक है, रेट ऑफ रिकवरी थोड़ा सा आपको राहत दिया जाता है कि भाई इनका तो अभी क्या चल रहा है, सब्सिस्टेंस अलाउंस चल रहा है, तो डिटरमाइंड बाय ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड बाय आपके जो एचओडी हैं वहां के ऑफिस के, वो डिसाइड कर लेते हैं कि चलो इसका इंस्टॉलमेंट 25,000 का काट रहे थे सैलरी से, अभी 5,000 का ही काटेंगे, बट अगर लोन फ्रॉम गवर्नमेंट है तो आपका रेट ऑफ रिकवरी डिसाइड होकर ये कटते रहेगा। इसके अलावे सी के अलावे देखिए डी, आपका सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन कटता है, वो कटते रहेगा, वो मना नहीं हो सकता। अगर आप सीजीएचएस बेनिफिशियरी हैं, आपका एक इंश्योरेंस सीजीएचएस रूल हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, वहां पे सबका सीजीएचएस सब्सक्रिप्शन कटते रहता है और उनको उसके बदले मेडिकल बेनिफिट सरकार प्रोवाइड करती है। उसके बाद CGGIS, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसमें आपके सब्सक्रिप्शन करते रहते हैं, ठीक है, जो भी सब्सक्रिप्शन करते हैं किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सीजीएचएस और सीजीजीआईएस सब्सक्रिप्शन का रेट वैरी करता है ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स के लिए बेसिक पे के अकॉर्डिंग। तो सीजीजीआईएस का जो है एबीसीडी किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं आप, उसके आधार पर निर्भर होता है आपका, देखेंगे 30 रुपया, 60 रुपया, 120 रुपया ऐसे कटते रहता है, ग्रुप ए के लिए 120 रुपया, ये सब्सक्रिप्शन आपका कटते रहेगा, ये मैंडेटरी सब्सक्रिप्शन है। सीजीएचएस अगर आप बेनिफिट लेते हैं, सीजीएचएस के आप इनरोल्ड हैं, अगर अपने गवर्नमेंट में लिख के दिया मुझे नहीं चाहिए तब तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो ये 5 कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। 3-3 कंट्रीब्यूशन ऐसे हैं जो आपके ऑप्शन पे हैं और 3 ऐसे हैं जो डिडक्शन नहीं किए जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा इससे, कई बार पूछ दिया, एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पूछा है, आप इसको समझ गए, इसी को तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आपसे बनते रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जरा हम लोग सस्पेंशन में ही कुछ और आगे बातें को बढ़ाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें और देखते हैं। सस्पेंशन में विड्रॉवल राइट्स भी हमने पढ़ा था। एक मेरे मन में सवाल आता है कि आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को देखेंगे, सस्पेंशन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। एक तो है कि जैसे कोई सस्पेंडेड है गवर्नमेंट सर्वेंट, सस्पेंशन उनका चल रहा है, तो वो कहीं क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या कहीं डेपुटेशन वगैरह के लिए, इम्पेनलमेंट वगैरह के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं, करने में तो थ्रू प्रॉपर चैनल ही करेंगे, तो उनका फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे, क्या करेंगे, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन। दूसरा, क्या वो रिजाइन करके जा सकते हैं, रिजिग्नेशन कर सकते हैं, भाग जाएं। तीसरा,
क्या उनका रिटायरमेंट आ जाए और उनका डिसिप्लिन सस्पेंडेड है तो आप बोलेंगे आप तो सस्पेंडेड है, रिटायर हो ही नहीं सकते। तो अगर रिटायरमेंट आ जाता है तो क्या रिटायरमेंट उनका करके बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या इम्पैक्ट रहेगा? तो रिटायरमेंट, आइए इन तीन चीजों को आ, देखते हैं कि रेजिग्नेशन कर सकते हैं, रिटायरमेंट हो सकता है, या कहीं अदर जगह डेप्यूटेशन पे जाना चाहते हैं तो क्या हो सकता है। इस संबंध में क्या हमारा रूल कहता है? देखिए सबसे पहले हम रिटायरमेंट की बात करेंगे कि अगर ऑफिसर अंडर सस्पेंशन, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अंडर सस्पेंशन रिटायर हो, रिटायरमेंट का डेट आ जाता है। देखिए अगर रिटायरमेंट नहीं होने दिया जाएगा तो सारे लोगों का रिटायरमेंट आएगा, वो बोलेंगे मुझे सस्पेंड करो ताकि मेरी नौकरी चलती रहेगी। सस्पेंशन में तो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा ना, तो 60 के बाद भी ऐसा नहीं है, 60 ईयर्स है तो फिर उनको गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन है तो रिटायर कर दें। गवर्नमेंट सस्पेंड, गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन रिटायर्स, देखिए इसमें इफ लगा देते हैं। इफ क्या रिटायर ही करेंगे, होना ही है, इफ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सुपरनेशन एज पे आ गए तो रिटायर होना ही होना है। ये किसके लिए इंटाइटल्ड होंगे? अब इनका मान लीजिए पेंशन बनना है तो ये मिलेगा प्रोविजनल पेंशन। क्या मिलेगा? प्रोविजनल पेंशन। अगर ये पेंशनर हैं तो प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। प्रोविजनल पेंशन, पेंशन अभी जब हम लोग थोड़े ही दिनों में रूल पढ़ने वाले हैं इसी मंथ में, सीसीए रूल, सीसीएस पेंशन रूल 2021, उसमें एनपीएस भी पढ़ेंगे, ओपीएस भी पढ़ेंगे, ओल्ड पेंशन, एनपीएस भी, नेशनल पेंशन सिस्टम, और उसमें आने वाला यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी हम लोग देखेंगे। उसके बारे में ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे ताकि क्वेश्चन कोई आए तो आप लोग एग्जाम में कर सकें। तो जो प्रोविजनल पेंशन है, आप देखेंगे ओल्ड पेंशनर के लिए क्वालिफाइंग सर्विस निकाला जाता है, उनका सर्विस का महत्व होता है, कौन से सर्विस के लिए। तो कहते हैं इनका जो क्वालिफाइंग सर्विस होगा वो कहां तक का लेंगे, तो कहा अप टू डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग, देखिए सारे एक एक शब्द को भी आपको ध्यान रखना है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सस्पेंशन, डेट ऑफ सस्पेंशन। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कोई आदमी मार्च 2025 में सस्पेंड हुआ और अक्टूबर 2025 में रिटायर हो रहा है, तो हम मार्च 2025 जिस तारीख को हुआ था उससे पहले का ही क्वालिफाइंग सर्विस लेंगे, जब सस्पेंडेड है तो नहीं लेंगे। उसके आधार पे इनको हम प्रोविजनल पेंशन अलाउ कर देंगे, जो लास्ट बेसिक वहां का रहेगा वही सब उसको मिल जाएगा कंसीडर करके। अब एक होता है ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी मिलेगा इनको, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, अगर रिटायर हो रहे हैं आप कहिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी नहीं देते हैं नॉर्मली, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी क्या करेंगे, नोट पेड कहते हैं, आपका ग्रेच्युटी रहेगा, आप ऐसे थोड़ा रिटायर हो रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। प्लस ग्रेच्युटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन को ग्रीन में लिखते हैं। देखिए इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये होता है कि अगर मान लीजिए उनके अगेंस्ट माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग है, कौन सा है, अभी हम लोग पेनाल्टी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ध्यान रखिएगा, माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग अगर चल रहा है तो, माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग अगर चल रहा है, ये रूल 16 के अंदर चलते हैं। हमने चार्ट बनाते वक्त आपको कहा था अगर चल रहा माइनर पेनाल्टी का रिटायरमेंट के बाद कोई बहुत इंपैक्ट नहीं है। रूल तो ये कहता है कि अगर माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग चल रही है तो रिटायरमेंट से पहले उसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि माइनर पेनाल्टी में पेनाल्टी ही इस तरह के हैं जिससे बहुत ज्यादा रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट पे इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि उसमें आप क्या करेंगे, उसमें ग्रेच्युटी दे दीजिए। अगर माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग चल रहा है तो ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी दे दीजिए, अगर आपका मतलब माइनर पेनाल्टी प्रोसीडिंग है तो, अदरवाइज पेड नहीं करेंगे। एक बात बताइए, रिटायरमेंट हो जाता है
इनको कम्यूटेशन मिलेगा, इनको प्रोविजनल पेंशन मिला। कम्यूटेशन, अगर इनका रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन हुआ है और विजिलेंस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग गोइंग ऑन है, तो कम्यूटेशन भी इनको नहीं मिलेगा। कम्यूटेशन क्या है अभी आपको नहीं पता होगा, अभी जस्ट यहाँ लिखिए, हम लोग आगे और इस पे डिटेल बात करेंगे। नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या मिलेगा आगे, अगर एग्जेनरेट हो गए, वो आगे हम बात करेंगे कि जब आगे एग्जेनरेशन होते हैं तो आपको फायदा मिलता है, वहां पे कुछ छूट दी गई है। देखिए, रिटायरमेंट के साथ साथ मैं एक दूसरा कंडीशन इसी में जोड़ लेता हूं, डेथ भी तो हो सकता है। अगर डेथ हो जाए, डेथ में भी तो सर्विस गया, डेथ हो जाए तो डेथ के केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा कि सारे जो सस्पेंशन ऑर्डर हैं सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा आपको मान लिया पड़ेगा कि भाई इनके अगेंस्ट कुछ था ही नहीं। अगर वो क्या होते हैं, इसको ऐसे लिखिए कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज अंडर सस्पेंशन before completion of disciplinary proceeding, अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी तो सस्पेंडेड चल रहे थे। कंप्लीट हो जाता तो सस्पेंशन इधर खत्म होता, नहीं तो सर्विस से निकाले जाते। ऐसे केसेस में अगर डेथ होता है तो डेथ में सब खत्म हो जाएगा। जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है, पीरियड ऑफ सस्पेंशन, उसको क्या करेंगे, अप टू डेथ, जिस दिन उनका डेथ हुआ है उस सब को क्या ट्रीट करेंगे, ड्यूटी ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज ड्यूटी। क्या ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज ड्यूटी। देखिए, फॉर ऑल पर्पसेस, मतलब कोई इफ बट नहीं, डेथ हो गया मतलब ऐसा कुछ कि अब उनको सब माफ है, फॉर ऑल पर्पसेस जो पीरियड ऑफ सस्पेंशन है। और ऐसे केसेस में ऑल बेनिफिट्स, ठीक है, ऑल जितने बेनिफिट हैं, सारे बेनिफिट, ऑल बेनिफिट्स आर अलाउड टू फैमिली, फैमिली को क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस तो मिल रहा था, तो क्या डबल डबल दे दें, फुल पे भी दे दें? नहीं, एडजस्टिंग पेड सब्सिस्टेंस अलाउंस, पेड सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो भी अलाउंस है वो पेड वाला, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 50,000 बन रहा है, 20,000 पेड है, तो चलिए 30,000 जो बचा हुआ था वो दे देंगे। तो आपको पता चल चुका है डेथ के केसेस में क्या करने हैं, रिटायरमेंट के केसेस में क्या करने हैं, अगर वो सस्पेंशन में ही ऐसा हो जाता है तो। अब बचता है कि भाई रिजिग्नेशन के केस में, आइए थोड़ा जगह बना लेते हैं। रिजिग्नेशन के केस में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्या है, सस्पेंशन में है, ठीक है, सस्पेंशन है और उसमें वो रिजाइन करना चाहता है, रिजिग्नेशन करना चाहता है। आपने देख लिया है, डेथ होगा तो क्या होगा, रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो जरा रिजिग्नेशन के लिए क्या उसके रिक्वेस्ट को कोई मानने वाला होगा? कई बार लोग करते हैं कि भाई हम रिजाइन करके निकल लें, नहीं तो मेरा रिमूवल डिसमिसल हो जाएगा। अब रिमूवल डिसमिसल का इम्पैक्ट होता है, तो अगर ऐसा रिजिग्नेशन करने के लिए आते हैं तो नॉर्मली नॉट एक्सेप्टेड। नॉर्मली क्या होता है, पनिशमेंट होना चाहिए, नॉर्मली नॉट एक्सेप्टेड रिजिग्नेशन। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, कि अब गवर्नमेंट देखती है कि मान लीजिए गवर्नमेंट के पास नॉर्मली आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे,
लेकिन आप देखते हैं कि अगर जो ऑफेंस है वो ऑफेंस में क्या है, नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड, कुछ ऐसा नहीं है, मॉरल टर्पिट्यूड वाला बात नहीं है। नहीं तो ऐसे छोड़ दिए मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसे छोड़ दीजिएगा अगर, गवर्नमेंट की कितनी बड़ी किरकिरी होगी। गवर्नमेंट को लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई इतना बड़ा जघन्य काम किया, ब्राइबरी किया, ये किया, और फिर रिजाइन करके निकल लिया, सारा रिजिग्नेशन में जो देना था छूट लिया, सजा नहीं मिली। सजा मिलना चाहिए दोस्त का। तो अगर मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है, कभी कभी क्या होता है, अगर देखिए गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, ठीक है, तो लगता है कि भाई इफ गवर्नमेंट हैज नो इनफ एविडेंस, ये गवर्नमेंट को पता रहता है, इंक्वायरी तो चलती रहती है लेकिन उनके पास इनफ एविडेंस नहीं है, सो दैट कि प्रोसीडिंग के बाद जब ये प्रोसीडिंग कंप्लीट हो, प्रोसीडिंग किसमें रिजल्ट के रूप में है, रिजल्टेड इन रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, या कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। कहा अगर ऐसा नहीं है, ये तीन चीज होता तो फिर नहीं देते। भाई इनको तो निकालना है तो इज्जत से क्यों जाने दें, इनको तो धक्का दे के निकालेंगे, पेनाल्टी लगा के सर्विस से भगाएंगे। तब अगर आपके पास इतना हैज नो इनफ एविडेंस, तब आप क्या करेंगे, बोलेंगे ठीक है जाने दो। दूसरा, कभी कभी आप देखते हैं कि अगर इंक्वायरी सो लॉन्ग जा रही है, मैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का होता है। अगर आप देखेंगे कि जो प्रोसीडिंग है, प्रोसीडिंग क्या है, ये प्रोसीडिंग काफी लंबा जा रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, खिंचते जा रहा है, अच्छा खर्चा भी लगता है। अभी हम लोग 2 क्लास इस पे और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आईओ पीओ सब पूरा प्रोसीजर वगैरह पढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, क्लास की संख्या बढ़ा लेंगे तो देखेंगे उसमें क्या होता है कि सरकार का खर्च भी लगता है। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लग रहा होता, आईओ को भी पैसा देते हैं, पीओ को भी पैसा देते हैं, बाहर से अगर रिटायर्ड एम्प्लॉय को लेते तो उनको भी। तो गवर्नमेंट देखती है अरे यार बहुत खींच रहा है, कुछ ज्यादा, बहुत एविडेंस भी नहीं होगा ऑब्वियस, तभी तो खींच रहा है, और उनको लगता है कि इट इज चीपर, ये आसान सस्ता पड़ेगा, इट इज चीपर टू एक्सेप्ट रिजिग्नेशन। तब गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं रिजिग्नेशन, एक्सेप्ट रिजिग्नेशन करते हैं कि भाई हम तुम्हारा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिए। ऐसे कंडीशंस हैं, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये रिजिग्नेशन के केस में नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं होता है। थर्ड कंडीशंस देखिए, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, जो मैंने कहा था, ऐसे केसेस में क्या होता है, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन जो है इसमें क्या होगा, इसमें विजिलेंस क्लियरेंस आपका ग्रांट नहीं होता है, क्योंकि आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन है। किस किस पर्पस के लिए, डेपुटेशन के लिए, कहीं अगर जाना चाहते हैं तो, किसी पोस्ट में इम्पेनलमेंट है, जैसे जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट, इम्पेनलमेंट के लिए नहीं होगा। थर्ड, अगर आप पासपोर्ट ऑब्टेन करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको विजिलेंस क्लियरेंस लेना पड़ता है, ऑब्टेनिंग पासपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो ये सब राइट आपका फॉरफिट हो जाएगा। क्लियर है इन सारी बातों से। अब देखिए, जब सस्पेंशन के बाद आप मान लीजिए प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, तब क्या आता है, तब होता है कि भाई अच्छा सस्पेंशन का ऑर्डर, जरा कुछ और बातें देखते हैं, सस्पेंशन से कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। देखिए सस्पेंशन से काफी क्वेश्चन बनते हैं। सस्पेंशन अगर हुआ है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का तो इसके अगेंस्ट अपील हो सकता है क्या, अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कि भाई मेरा सस्पेंशन गलत है।
जैसे एक आदमी को झूठे चार्ज में फंसा करके सस्पेंड कर दिया गया, उसने कहा नहीं सस्पेंशन मेरा गलत है, चार्ज तो चलिए जो लगाए हम देखेंगे, लेकिन ऐसा भी एक जो हमें हमारा सस्पेंशन सही नहीं है, हम ऐसा भी कुछ नहीं किए जिस ग्राउंड पे हमें सस्पेंड किया जा रहा है, तो ये अपील कर सकते हैं। अपील करेंगे कितने दिनों में? अपील विद इन 45 डेज। कहां से 45 डेज काउंट होगा? ठीक है, फ्रॉम दी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो डील कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत होता है। फ्रॉम दी डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया, डिलीवरी ऑफ ऑर्डर। ठीक है, एक तो अपीलेबल है कितने दिनों में? 45 दिनों में। चलिए दूसरा, अब जब सस्पेंशन से आप रिवोक होते हैं, आपका रीइंस्टेटमेंट होता है, मतलब ऑन कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, जैसे मान लीजिए आपका पूरा प्रोसीडिंग क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि भाई कंप्लीशन के बाद क्या है कि रिस्टेट होते हैं। इफ रिस्टेट, अगर निकाल दिए गए तब तो कोई बात ही नहीं, रिमूवल डिसमिसल हो गया तो इफ रिस्टेटेड। ठीक है, अगर रिस्टेट होते हैं तो दो सवाल उठता है। कहते हैं कि भाई एक तो पीरियड ऑफ सस्पेंशन का क्या होगा? पीरियड ऑफ सस्पेंशन का क्या होगा? ये आइदर ट्रीट होगी ड्यूटी या नॉन ड्यूटी, काम तो नहीं कर रहे थे। ये निर्भर करेगा डिफरेंट कंडीशंस पे कि ड्यूटी ट्रीट करें या नॉन ड्यूटी ट्रीट करें। दूसरा, पे फॉर सस्पेंडेड पीरियड, पे फॉर सस्पेंडेड पीरियड, ये क्या होगा? फुल पे मिलेगा या प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा? क्या मिलेगा? सवाल ये आ गया, या प्रोपोर्शनेट पे। अगर प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा तो इसमें कंडीशन है, ये कैन नॉट बी लेस देन कौन से चीजों से? पेड सब्सिस्टेंस अलाउंस, जो उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल गया है उससे नीचे नहीं होएगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो आपने पे कर रखा है उसके नीचे आप नहीं जा सकते, इतना पे तो देना ही पड़ेगा। अब ये पे और सब्सिस्टेंस अलाउंस और पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन का ड्यूटी नॉन ड्यूटी क्या है? ये सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। मतलब आप कह सकते हैं, मैं यहां अगर लिखूं कि पे एंड ट्रीटमेंट ऑफ पीरियड, ट्रीटमेंट ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन जो भी है आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हो सकता है पीरियड नॉन ड्यूटी हो, ठीक है, लेकिन कुछ तो पे मिलेगा, ऐसा जीरो पे नहीं कर सकते, एटलीस्ट सब्सिस्टेंस अलाउंस के बराबर तो पे आपको देना ही पड़ेगा। तो दो सवाल आया कि भाई ड्यूटी नॉन ड्यूटी कहाँ ट्रीट करें, फुल पे प्रोपोर्शनेट पे कहाँ पे दें। चलिए आते हैं अब इसी चीज पे हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अपील तो हो ही सकता, आपने देख ही लिया, तो जरा बढ़ते हैं कि कहाँ पे फुल पे देंगे, कहाँ पे प्रोपोर्शनेट पे देंगे। इस बात को अच्छे से आपको समझना है। जब आप रिस्टेट होंगे, वापस आएंगे ऑफिस में, तब की बात है, नहीं रिमूवल डिसमिसल हो गया
तो इस बात को अब हमें अलग से समझना होगा। 10 मिनट हम और क्लास लेके चलेंगे और इस बात को हम आज ही समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेनाल्टी पे डिस्कस करेंगे। पेनाल्टी का अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी बनेंगे और समझने भी हैं आपको। एक बार जब पढ़िए तो अच्छे ढंग से पढ़िए, इससे क्या होता है कि बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो देखिए, जब रीइंस्टेटमेंट होता है तो ऑर्डर में ये बात आपको लिखना पड़ेगा कि फुल पे अलाउंसेस देने हैं कि नहीं देने हैं, ड्यूटी ट्रीट करने हैं कि नहीं ट्रीट करने हैं। तो एक बात मैं लिख रहा हूं कि जो इंस्टेटमेंट ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से आप रीइंस्टेट हो रहे हैं, इसमें ये बातें क्लियर लिखी होनी चाहिए। ट्रीटमेंट, जो मैंने कहा, ट्रीटमेंट ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, पीरियड ऑफ सस्पेंशन, जो ड्यूटी नॉन ड्यूटी आपने देखा, ये रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरा, क्वांटम ऑफ पे क्या मिलेगा, क्वांटम ऑफ पे एंड अलाउंसेस, ठीक है, फॉर दी सस्पेंशन पीरियड, ये उसमें फॉर दी सस्पेंशन पीरियड, ये उसमें लिखा होना चाहिए। क्या मिलेगा, किस में लिखा होना चाहिए, रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। या ऐसा नहीं होगा कि नहीं लिखा हुआ रहेगा, पक्का लिखा होना चाहिए। प्लस ये दोनों डिसीजन क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है, कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। हो सकता है एक में नॉन ड्यूटी ट्रीट हो जाए और फुल पे मिल जाए, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आइए जरा हम उन कंडीशनों पे चलते हैं जहां ड्यूटी नॉन ड्यूटी ट्रीट करेंगे, फुल पे या प्रोपोर्शनेट पे देंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं जहां फुल पे मिलेगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, कोई एक जनरेट हो गया, क्यों उसको सजा देंगे, क्यों उसका पे काटेंगे। तो मान लीजिए आफ्टर रीइंस्टेटमेंट, आफ्टर रीइंस्टेटमेंट, रीइंस्टेट हो गए, जो वापसी आपका ऑर्डर हो गया, फुल पे एंड अलाउंसेस कब मिलेगा, कुछ कंडीशन है एंड अलाउंसेस। ये कहां लिखा हुआ मिलेगा आपको, रीइंस्टेटमेंट ऑर्डर में मिलेगा। आपको इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको मंथली सर्टिफिकेट देना होता है, प्रोडक्शन ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, प्रोडक्शन ऑफ नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। भाई सैलरी मिल रहा है तो आप ये मंथली सर्टिफिकेट भेजते रहेंगे कि हाँ जी हम कहीं कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सरकार को। अगर मान लीजिए आपने कुछ विथ परमिशन अर्न किया है, ठीक है, अगर आपने अर्न किया है तो जो भी आपका अमाउंट अर्नड है, अमाउंट अर्नड है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड, उस पीरियड में, ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड, वो क्या होगा, शैल बी एडजस्टेड। अब इसमें भी शैल बी एडजस्टेड, ये एडजस्ट कर लिया जाएगा, तभी तो कोई नहीं काम करता, कोई नहीं कमाता कि बाद में अगर हम बड़ी होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस है कि अगर इफ जो अर्नड अमाउंट है, मान लीजिए अर्नड अमाउंट इतना ज्यादा है, ये अर्नड अमाउंट क्या है, विथ परमिशन है, अर्नड अमाउंट इज ग्रेटर देन पे एडमिसिबल, या जो भी एडमिसिबल किया गया है। तो अब मान लीजिए उसका पे बन रहा था 50,000, वो ₹1,00,000 का महीना कमाया है, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट से रिकवरी नहीं की जाएगी, नो रिकवरी
फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, वो एक्सेस कमाया, ये जो है ये अमाउंट अर्न, ये विथ परमिशन होना चाहिए, ऐसे नहीं, विथ प्रॉपर परमिशन, गवर्नमेंट के अंदर बता करके कि हाँ जी हम इसमें सस्पेंडेड है। नहीं तो सब लोग ऐसा करेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे, घर में बैठ के कोई अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते रहेंगे, खूब कमाएंगे, सरकार को भी नहीं बताएंगे। ये प्रॉपर परमिशन से होना चाहिए। चलिए, फुल पेड अलाउंसेस अब किसी को देने जा रहे हैं तो ये 2 कंडीशंस होने चाहिए। अब कहाँ कहाँ उसे फुल पेड अलाउंसेस मिलेगा, आइए जरा देखते हैं। अगर मान लीजिए माइनर पेनाल्टी अवॉर्ड किया जाता है, माइनर पेनाल्टी इज अवॉर्डेड, कौन सा पेनाल्टी लगा, माइनर पेनाल्टी, या मान लीजिए माइनर पेनाल्टी में छोटी मोटी गलती के लिए पे वगैरह नहीं काटते, फुल पेड अलाउंसेस देते हैं। एक्सोनरेशन हो गया, फुल एक्सोनरेशन, उन्होंने तो कुछ गलती किया ही नहीं था, ठीक है, प्लस मान लीजिए इंक्वायरी में डिले हुआ। कभी कभी क्या करता है गवर्नमेंट सर्वेंट, इंक्वायरी के दौरान टैक्टिस प्ले करेगा, इंक्वायरी में आएगा ही नहीं जब तक 3 नोटिस ना दीजिए, और वो टैक्टिस प्ले करते रहेगा, तो उससे डिले होता है। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि इफ जो डिले हुआ है इंक्वायरी में, डिले इन प्रोसीडिंग, इस प्रोसीडिंग में जो इतना डिले हुआ है क्या है, नॉट एट्रीब्यूटेबल, नॉट एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट पे इसका दोष नहीं है, सरकार की तरफ से ही गलती थी, तो फिर फुल पे दे देंगे। मान लीजिए किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का डेथ हो गया, डेथ के केसेस में तो आप देख ही रखे हैं कि डेथ के केसेस में तो सब कुछ उसको मिल ही जाएगा, डेथ अंडर सस्पेंशन, आपने देखा उसको फैमिली को मिलता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वो है ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए अगर आपका कोर्ट चले गए थे, कोर्ट में जाकर के आपने क्या हुआ, एक्यूटल हो गया, आप कोर्ट से बरी हो गए, कोर्ट ने कहा नहीं जी एक्यूटल ऑन मैरिट है। अगर एक्यूटल ऑन मैरिट होता है कि हाँ कोर्ट ने कहा है, प्लस डिपार्टमेंट जो है आपका है, डिपार्टमेंट के पास ये भी है कि दोबारा प्रोसीडिंग कर सके, लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, डिसाइडेड नॉट टू प्रोसीड फर्दर, नहीं चाहता है आगे जाने की, ठीक है, नॉट टू प्रोसीड फर्दर। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको फुल पेड अलाउंसेस मिल जाता है। देखिए जहां पे आपको ऐसे केसेस भी मिलेंगे जहां सस्पेंशन होना नहीं चाहिए था, ठीक है, लेकिन सस्पेंशन कर दिया गया था, सस्पेंशन इज हेल्ड होली अनजस्टिफाइड, सही नहीं था, अनजस्टिफाइड। एक बात याद रखिएगा, ऑलरेडी गाइडलाइंस दिया हुआ है कि अगर माइनर पेनाल्टी लगती है, माइनर पेनाल्टी अवार्ड होती है, तो माइनर पेनाल्टी के केस में हमेशा सस्पेंशन अनजस्टिफाइड होता है, छोटी सी गलती के लिए सस्पेंशन क्या होता है, इज अनजस्टिफाइड। ये याद रखिएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि सस्पेंशन क्या होता है, होली अनजस्टिफाइड होता है। तो अगर सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड है, साथ ही साथ जो डिले हुआ है वो डिले क्या है, एट्रीब्यूटेबल नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट पे, प्लस डिले नॉट एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट पे क्या है, एट्रीब्यूटेबल नहीं है, डिले जानबूझ के किया तब तो नहीं होगा। आइए जरा देखते हैं कि अगर उनका मान लीजिए डिटेंशन कर दिया गया था, डिम्ड सस्पेंशन भी तो आपने पढ़ा है ना,
डिटेंशन ही क्या था, अनजस्टिफाइड था। डिटेंशन अगर मान लीजिए हुआ था, और डिटेंशन क्या था, इज हेल्ड अनजस्टिफाइड, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कभी कभी होता है ना कि आप वहां से कुछ स्ट्राइक हो रहा था, कुछ हो रहा था, आप गवर्नमेंट सर्वेंट को भी पकड़ के जेल में 48 घंटा से ज्यादा 48 आवर्स एक्सीडिंग 48 आवर रख लिए, तो डिटेंशन इज हेल्ड अनजस्टिफाइड। अगर ऐसा है, ऐसे कंडीशन में भी फुल पेड अलाउंसेस मिल जाते हैं। ठीक है, एक याद करिए, एक बात कंडक्ट रूल में आप लोगों ने पढ़ा था। कंडक्ट रूल में पढ़ा था कि आपको अपने फैमिली को इस हिसाब से मेंटेन करने हैं कि डेब्ट वगैरह आपके ऊपर क्या हो, आप इंसॉल्वेंट नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि अरेस्ट फॉर डेब्ट हो जाता, आपने लोन लिया और नहीं दिया, बैंक ने क्या किया, पैसों के लिए आपका वारंट करवा लिया कि भाई इनको उठवा ले। पुलिस आई, वारंट हो गया, हो सकता है, ठीक है, जब आप पेमेंट नहीं करेंगे तो। ऐसे केसेस में भी आपका हुआ, लेकिन पाया गया जो कारण था, लायबिलिटी थी, वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट था। जो इसका रीजन था, ये रीजन क्या था, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऐसे केसेस में अगर आपके कंट्रोल से बाहर की बात है तो फिर ऐसे केसेस में फुल पे एंड अलाउंसेस मिल जाता है। नहीं, अगर आपको अपने जानबूझ के लोन बचा रखा था और फिर वारंट हुआ, तब आपसे वसूली हुई, तब उस केसेस में फिर आपको फुल पे अलाउंसेस नहीं मिलेगा। अब देखिए, मैं कहूं फुल पे एंड अलाउंसेस मिला ऐसे कंडीशंस में, जरा देखते हैं कहां कहां पे फुल पे अलाउंसेस नहीं मिलेगा। अब आप सिंपल सा आप खुद ही बना सकते हैं, प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस, प्रोपोर्शनेट पे एंड अलाउंसेस। अब जो इसके उल्टा कंडीशन होंगे, उस कंडीशन में आप प्रोपोर्शनेट पे में देखिए, पहला मान लीजिए फुल एक्सोनरेशन है, बड़ी हो गए, फुल एक्सोनरेशन। अब हम कुछ उदाहरण के लिए बता रहे हैं, लेकिन क्या है, जो डिले हुआ है वो किस पे एट्रीब्यूटेबल है, एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट। गए, फुल पे नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए कोर्ट से बरी होता है, जो चार्ज ऑफिसर है, या चलिए गवर्नमेंट सर्वेंट लिखते हैं, आप लोग अभी चार्ज ऑफिसर नहीं जाने हैं नाम, तो गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट, या चलिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उनका जो कह सकते हैं इज नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड, नॉट फुल्ली एक्सोनरेटेड। यहां पे एक्सोनरेशन क्या है, किस वजह से है, या चलिए मान लीजिए कि जो ऑर्डर है, पेनाल्टी ऑर्डर है, या जो कुछ भी प्रोसीडिंग का ऑर्डर है, वो पेनाल्टी ऑर्डर सेट असाइड कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सेट असाइड बाय कोर्ट ऑन टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकल ग्राउंड का मतलब आप लोगों को पता चल चुका होगा, टेक्निकल ग्राउंड का मतलब वही आर्टिकल 311 का वायलेशन कर दिए होंगे। ऐसे केसेस में फुल पे नहीं देते, डिपार्टमेंट फिर से आगे उनका प्रोसीडिंग करती है। ठीक है, तो ऐसे में कभी भी फुल पे नहीं देते हैं। मान लीजिए एक्सोनरेशन नॉट इन मेरिट है, एक्सोनरेशन नॉट इन मेरिट है, मतलब क्या है, ऑन टेक्निकल ग्राउंड पे है, कोर्ट ने बरी तो कर दिया है, लेकिन क्या है, टेक्निकल ग्राउंड है, वही 311 का। ऐसे केसेस में मान लीजिए सस्पेंशन होली अनजस्टिफाइड था, हम मानते हैं कि सस्पेंशन गलत था, सस्पेंशन वाज होली अनजस्टिफाइड, पता चला कि कुछ भी नहीं होना था, नहीं करना था, बट गवर्नमेंट सर्वेंट ने खूब टैक्टिस प्ले किया है,
डिले क्या है, एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट है, नहीं देंगे फुल पेड अलाउंसेस, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं भी इस तरह का, मैंने 4 दिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है सपोज करिए, लेकिन वो होली अनजस्टिफाइड नहीं था, कुछ ना कुछ तो शक था। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन ही था लेकिन ये कुछ ना कुछ इनका इन्वॉल्वमेंट था, हो सकता है उनको कुछ सजा ना मिली हो, ठीक है, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज नॉट होली अनजस्टिफाइड। ये किससे पता चलेगा, ये कोर्ट ऑर्डर से पता चलेगा जहां से वो छूट के आए हैं, बरी हुए हैं। बोला जाएगा कि नहीं नहीं कुछ तो था, चूंकि प्रूफ नहीं है तो इसलिए। डेब्ट के केसेस में जो मैंने बताया था, मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करता है, डेब्ट लेता है, तो डेब्ट के केसेस में अगर जो रीजन है, लायबिलिटी है, वो क्या है, बियॉन्ड गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रोल है, ठीक है। अगर बियॉन्ड गवर्नमेंट सर्वेंट कंट्रोल है और डेथ के लिए इनका क्या होता है, अरेस्ट होता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या होगा, डेथ के लिए अरेस्ट होता है तो ऐसे केसेस में भी आपको फुल पेड अलाउंसेस मिलेगा। अब ऐसे जब प्रोपोर्शनेट पेड अलाउंसेस दे रहे हैं, ये मैंने जस्ट देखिए वहां जो आपने पढ़ा उसका थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया, बस आपको समझ में आ गया। देखिए प्रोपोर्शनेट पेड अलाउंसेस में एक काम करना होगा आपको, हमेशा गवर्नमेंट सर्वेंट को एक नोटिस देना होगा। जब अगर प्रोपोर्शनेट दे रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या इशू करेंगे, इशू नोटिस। आप उनको बताएं कि आप उनको क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनेट पेड अलाउंसेस दे रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, नोटिस का आपका जवाब देगा, और आफ्टर कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशन, आप इसको कंसिडर करके आफ्टर देख लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कहना है,